वीर रहेजा। जब से ये यूनिवर्स बनी है तब से हम सब बस एक ही चीज मानते आए हैं कि पूरे यूनिवर्स में पृथ्वी अकेला ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर जीवन पाया जाता है। हमारे स्कूल कॉलेज में भी यही पढ़ाया गया है। हालांकि ये बात और है कि जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है वैसे वैसे ये बात भी सामने आई है कि यूनिवर्स में पृथ्वी जैसे और भी बहुत सारे ग्रह हैं जहां पर साइंस ऑफ लाइफ मिले हैं। वहां रहने वाले लोग हम ह्यूमंस का ही कोई वर्जन हैं। यहीं की तरह वहां भी पेड़ पौधे और जानवर हैं, बस अलग है तो वहां के तौर तरीके और लोगों और जानवरों की सोच। सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये एक रिसर्च किया हुआ फैक्ट है। हमारी पृथ्वी जैसे ही एक ग्रह टाइटन की पहाड़ी पर काले रंग के कपड़े पहने 18 साल की उम्र का एक जवान लड़का अपने एक हाथ में खून से लथपथ खंजर और दूसरे में एक मरे हुए कछुए को लिए खड़ा हुआ था। खंजर से लगातार टपकता हुआ खून इस बात को साफ कर रहा था कि उस लड़के ने अभी अभी ही इस कछुए को मारा है। तभी उसकी आंखों के सामने नीली रोशनी फैल गई और एक ट्रांसपेरेंट सी स्क्रीन सामने आ गई। उस पर लिखा था, काला कछुआ मारा गया, डेविल सोल हासिल नहीं हुई। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। ये पढ़कर वीर रहेजा नाम के उस लड़के के खूबसूरत चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कुराहट आ गई। वो तुरंत ही उस मरे हुए कछुए को जमीन पर रखता है और अपने हाथ में लिए खंजर से उसका पेट फाड़ देता है। कछुए के पेट को फाड़ते ही वीर आंख बंद करके अपने हाथों को एक पैटर्न में घुमाता है और उस कछुए की एनर्जी को अपने अंदर आता महसूस करता है। फिर उसने पावर स्क्रीन की तरफ देखा जिस पर लिखा हुआ था, काले कछुए की एनर्जी हासिल हो गई है, आपको जीन पॉइंट्स नहीं मिले। वीर ने पावर स्क्रीन को हल्के से छूने की कोशिश की। स्क्रीन 1 सेकेंड के लिए ब्लैंक हो गई। फिर उस पर लिखा हुआ आया, आपका स्टेटस फर्स्ट लेवल पार नहीं हुई, अब आपका लाइफ स्पैन होगा 200 साल। विकसित होने के लिए जरूरी पॉइंट्स 100 जीन पॉइंट्स, हासिल हुए जीन पॉइंट्स 79, डेविल सोल हासिल नहीं हुई। लगातार 30 से भी ज्यादा कछुओं को मारने के बाद भी मुझे एक भी जीन पॉइंट्स हासिल नहीं हुए। लगता है मैंने जरूरत से ज्यादा काले कछुओं को मारकर उनकी एनर्जी हासिल कर ली है। शायद इसीलिए मैं आगे और डेवलप नहीं हो पा रहा हूं। पता नहीं मेरी फर्स्ट लेवल कब पूरी होगी और कब मुझे यहां पर कोई स्टेटस हासिल होगा। अपना डेटा पढ़कर वीर की मुस्कुराहट उदासी में बदल जाती है और वो गहरी सांस लेता हुआ निराश होकर पास ही पड़े हुए पत्थर पर बैठ जाता है। टाइटन ग्रह पर बने देव आश्रम में आए हुए उसे 3 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं और इतना समय बीतने पर भी वो आज भी वहीं है जहां से उसने शुरुआत की थी। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी पूरी जिंदगी यहीं देव आश्रम में बीत जाए और वो कभी आगे बढ़ ही ना पाए। इस ख्याल से ही वीर डर के मारे कांपने लगता है। नहीं, वो ऐसे हार नहीं मान सकता। वो ये कभी नहीं भूल सकता कि वो यहां पर क्यों आया है और उसका क्या मकसद है। अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए उसे खुद को साबित करना ही होगा, ताकि वो जब लौटकर अपने प्लेनेट पर वापस जाए तो उसकी मां और उसकी बहन को उस पर गर्व हो। हां, वीर टाइटन ग्रह का प्राणी नहीं है, बल्कि वो पृथ्वी ग्रह से है। तो फिर वो वहां क्या कर रहा है और उसका क्या मकसद है? और सबसे बड़ी बात, वो यहां पहुंचा कैसे? तो ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। वीर भी बाकी पृथ्वीवासियों की तरह ही एक आम इंसान है।
उसके पास सुपरमैन या स्पाइडरमैन या ऐसे किसी भी सुपर हीरो जैसी कोई खास शक्ति नहीं है, बल्कि वो तो जिंदगी की परेशानियों से जूझता हुआ 18 साल का एक आम लड़का है। लेकिन वीर की लाइफ हमेशा से इतनी परेशानियों से भरी हुई नहीं थी। एक वक्त था जब वीर के पिता विहान रहेजा की गिनती शहर के बाकी रईसों में होती थी। उनके पास ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी मौत के बाद सब बदल गया। विहान रहेजा के भाइयों और उनकी बहन को वीर और उसका परिवार एक बोझ लगने लगा और एक एक करके सब ने उन लोगों से अपना रिश्ता खत्म कर दिया। वीर की मां प्रेरणा रहेजा को अपने रिश्तेदारों का ऐसा रवैया देखकर बहुत दुख हुआ, पर फिर भी वो बिना किसी से कोई शिकायत किए अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी पुश्तैनी हवेली, जो कि वीर के दादाजी के नाम पर थी, वहां पर अपना जीवन बिताने लगी। लेकिन वीर के रिश्तेदारों को यह भी मंजूर नहीं हुआ। विहान रहेजा के बिजनेस पर कब्जा जमाने के बाद अब उनकी नजर उस पुश्तैनी हवेली पर पड़ गई और वो लोग अलग अलग तरीके से प्रेरणा रहेजा पर उस हवेली को बेचकर उनसे मिले पैसों का बंटवारा करने के लिए दबाव डालने लग गए। लेकिन प्रेरणा रहेजा ऐसा कैसे कर सकती थीं? आखिर प्रॉपर्टी के नाम पर उनके पास यही एक हवेली ही तो रह गई थी। अगर ये भी बिक जाएगी तो वो अपने दोनों बच्चों को लेकर कहां जाएंगी? लेकिन इन सब बातों से वीर के दोनों चाचा और बुआ को कोई मतलब नहीं था। वीर को आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है जब वो कॉलेज से एग्जाम देकर घर लौटा था और उसने अपनी बुआ को अपनी मां से बहस करते हुए सुना। प्रेरणा, आखिर तुम चाहती क्या हो? ये घर हमारे माता पिता का है और मेरा और मेरे भाइयों का इस पर बराबर का हक है। अब जब विहान भैया नहीं रहे तो हम उनकी पत्नी और बच्चों को परेशान नहीं करना चाहते। घर बेचने के बाद उनका जो भी हिस्सा बनेगा वो हम तुम दोनों को दे देंगे, समझ गई? लेकिन अगर तुम ये पूरी हवेली हड़पने के फिराक में हो ना, तो हम भी ऐसा होने नहीं देंगे, समझ गई? वीर की बुआ की कर्कश आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। बिल्कुल सही कह रही हो बहन, ये हवेली हमारे माता पिता की विरासत है, इस पर हम सबका अधिकार है और आप अकेले इस पर कब्जा नहीं जमा सकती। वैसे भी आप लोग 20 साल से ज्यादा से यहां पर रह रहे हैं, तो उस हिसाब से तो आप लोग बहुत फायदा उठा चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इस हवेली का बंटवारा कर लें। वीर के बड़े चाचा अपनी बहन की बात का समर्थन करते हुए बोले। सही कहा भैया आपने। भाभी, आपको तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि कम से कम हम आपसे इसका किराया नहीं मांग रहे हैं, लेकिन इस घर पर हम सभी का हक है और इसलिए इसका बंटवारा तो होकर रहेगा। वीर के छोटे चाचा भी अपने बड़े भाई की बात में हां में हां मिलाते हुए बोले। हमने अपने वकील से सारा हिसाब लिखवा लिया है। इस हवेली की कीमत 4 करोड़ से ज्यादा की है। आपको मिलाकर हम 4 लोग हैं, तो उस हिसाब से हम सभी को 1-1 करोड़ मिलना चाहिए। अब या तो आप हम तीनों को 1-1 करोड़ रुपए देकर इस घर को पूरी तरह से अपने नाम करा लीजिए और नहीं तो इस घर को बेच दीजिए। फैसला आपका है। अपनी चाची के ऐसे शब्द सुनकर वीर को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? देखिए, आप लोग मुझ पर इस तरह से दबाव नहीं डाल सकते। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारे हालात कैसे हैं। मेरे पास 3 करोड़ रुपए नहीं हैं। अगर होते तो ये नौबत ही क्यों आती? प्रेरणा रहेजा रोते हुए उन सबसे कहती हैं, क्या उनके पति का बिजनेस हड़पना काफी नहीं था कि अब वो लोग उन्हें और उनके बच्चों को इस घर में भी चैन से नहीं रहने दे रहे? फिर तो इस हवेली को ही बेचना होगा। वीर की बुआ अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए बोली, जिसे सुनकर वीर को बहुत हैरानी होती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे अपनी बुआ का ये रूप भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हवेली बिक जाएगी तो हम रहेंगे कहां? वीर का ग्रेजुएशन बस पूरा होने ही वाला है और अनुजा ने तो अभी स्कूल भी जाना शुरू नहीं किया। प्रेरणा रहेजा एक बार फिर से उन सबको समझाने की कोशिश करती हैं।
देखिए भाभी जी, अब आप बेकार की बात कर रही हैं। मुसीबतें सिर्फ आपके साथ ही नहीं हैं। वीर ने तो सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की है और अनुजा को भी तो आप सरकारी स्कूल में ही डालेंगी। पर मेरा बेटा दक्ष, वो प्राइवेट स्कूल में जाता है। आप जानती हैं कि हर साल उसकी पढ़ाई पर कितना खर्च होता है। देव की बड़ी चाची रूखी आवाज में प्रेरणा रहे जैसे कहती हैं, छोटी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ, मुश्किलें हम सभी के पास हैं और हम सभी को पैसों की जरूरत है भाई। तो फिर हम लोग इस हवेली को ही क्यों ना बेच दें? इससे हम सभी को फायदा होगा और आप भी अनुजा को किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकेंगी। वीर की छोटी चाची सबकी बात से सहमत होते हुए कहती है, खैर, अब हम ज्यादा बहस नहीं करना चाहते आपसे। या तो आप हमें पैसे दे दीजिए या फिर इस हवेली को बेच दीजिए। फैसला आपका है। वीर की बुआ अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहती है। उनमें से किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि घर बिक जाने के बाद उनके बड़े भाई के परिवार का क्या होगा। उन सब की बातें सुनकर बाहर खड़े वीर का खून खौल रहा था। जब उसे ऐसा लगा कि अब वो इन लोगों की बेतुकी बातें और नहीं सुन सकता, तब वो बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आ जाता है। अपनी मां की आंखों में आंसू और अपनी छोटी बहन को डरा हुआ देखकर उसके गुस्से का पारा चढ़ जाता है। और जो लोग इन सब की वजह थे, वो लोग अपने चेहरे पर बेरहम मुस्कुराहट के साथ खड़े हुए थे। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहां आकर इस हवेली को बेचने की बात करने की? वीर का गुस्सा इस समय 7वें आसमान पर था और इस समय इस बात की परवाह नहीं थी कि सामने खड़े हुए वो लोग उससे उम्र में बड़े हैं। जब उन लोगों ने ही रिश्तों का लिहाज नहीं रखा, तो फिर वो क्यों उन लोगों की इज्जत करे? एपिसोड नंबर 2। आप सुन रहे हैं शूरवीर साईं के साथ। अब आगे सुनिए कंपनी। क्यों बुआ, भूल गई आप कि जिस कंपनी में आप अकाउंटेंट थीं, वहां कैसे आपने करोड़ों रुपयों की हेरफेर की थी? याद है आपको वो समय जब आप मेरे डैड के सामने गिड़गिड़ाई थीं और उन्होंने आपकी मदद की थी? वीर की बातें सुनकर उसकी बुआ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वीर ये सारी बातें जानता होगा, पर कैसे? और बड़े चाचा जी, आप भूल गए कि किस तरह से आपने कंपनी के पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए थे, जिसके बाद कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ था। याद है ना आपको कि किस तरह से इसी हवेली में आकर आपने मेरे डैड के पैरों पर गिरकर मदद की भीख मांगी थी? वीर का गुस्से से लाल चेहरा देखकर उसके बड़े चाचा की बोलती बंद हो जाती है और वो चुपचाप बिना कुछ बोले वहीं खड़े रहते हैं। और आप छोटे चाचा जी, आपने तो न जाने कितने ही करोड़ रुपए जुए में गंवाए हैं। अरे आपके कर्जदारों ने तो आपको आत्महत्या तक करने पर मजबूर कर दिया था। उस वक्त आपकी मदद किसने की थी? हाँ, जब आपके कर्जदार आपकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे, तब आपने किसको पुकारा था? आपको किसने बचाया था? वीर गुस्से में अपने छोटे चाचा को देखते हुए कहता है, जो हैरानी से खड़े होकर वीर की बात सुन रहे थे। स्टार ग्रुप हमारे फैमिली बिजनेस को हड़पना चाहता था। अगर उस समय मेरे डैड सामने आकर आप लोगों की मदद करके स्टार ग्रुप की दुश्मनी मोल नहीं लेते, तो क्या वो इतनी बेरहम मौत मरते? वीर गुस्से से चिल्लाता हुआ उन सब से कहता है। उसका गुस्से से लाल चेहरा देखकर किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो इस समय वीर से कुछ भी कहे। और सबसे बड़ी बात, जिन आलीशान घरों में आप सब रहते हैं, उसके पैसे आपको किसने दिए थे? क्या उसकी कीमत इस हवेली से कम है? जिन माता पिता की जायदाद पर आज आप लोग अपना हक जमा रहे हैं, तो जब वो लोग जिंदा थे, तब क्या आप में से किसी ने भी एक दिन के लिए भी उनकी सेवा की थी? मेरे डैड ने मरते दम तक आप लोगों की मदद की, और आप लोग इतने स्वार्थी हैं कि आप लोग मेरे डैड के अंतिम संस्कार तक में नहीं आए। यहां तक कि आपने तो उनके मरते ही अपनी कंपनी को स्टार ग्रुप को बेच दिया। क्या उन पैसों में से आपने हमारा हिस्सा दिया? फिर आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहां आकर इस हवेली में अपना हिस्सा मांगने की?
बरसों से वीर के दिल में भरा जख्म आज गुस्से का ज्वालामुखी बन के फूटा था, जिसके लावा में ये सभी भस्म होने वाले थे। बस करो, तुम्हारे डैड ने कोई महान काम नहीं किया है जो तुम हम सबको इतनी बातें सुना रहे हो। उन्होंने वही किया जो वो करना चाहते थे। और रही बात कंपनी की, तो वो मेरे पिता की थी, और उसमें सिर्फ तुम्हारे डैड का ही नहीं बल्कि हम सबका पूरा हिस्सा था। अकेले तुम्हारे डैड ही हम सबके लिए फैसला नहीं ले सकते थे, और हमें पूरा हक है कंपनी बेचने के बाद मिले पैसों को खर्च करने का। कुछ देर तक सदमे में रहने के बाद वीर के बड़े चाचा बेरुखी से वीर से कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। हमारे डैड अपने आप को तानाशाह समझते थे, वही करते थे जो भी वो सही समझते थे। और वैसे भी हम तो बस हमारा ही पैसा मांग रहे हैं ना, इसलिए तुम चाहे जो भी कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। या तो तुम हमें हमारे हिस्से के पैसे दे दो, या फिर यह हवेली बिकने दो। और अगर तुम लोग इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो हम तुम लोगों को कोर्ट तक घसीट कर ले जाएंगे। समझ लेना तुम ये बात, और ये याद रखना कि अगर एक बार ये केस कोर्ट में चला गया तो तुम्हारी हार तय है। वीर की बुआ भी अपने बड़े भाई की बात से सहमत होते हुए कहती हैं। एक एक करके सभी विहान रहेजा को गलत और खुद को सही बताने में लग जाते हैं। सभी की नजरों में विहान रहेजा गलत थे, और वो लोग उन पर इल्जाम लगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। उन सभी की बातें सुनकर वीर का खून खौल रहा था, और उसे अपने पिता के लिए बुरा लग रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना सब सुनने के बाद भी ये लोग इतनी बेशर्मी से उसके पिता को ही गलत ठहरा रहे हैं। उसके पिता ने इन लोगों के लिए कितना कुछ किया, पर ये लोग उनका एहसान मानना तो दूर, उल्टा उन्हें ही गलत बता रहे हैं। वीर को अच्छे से याद है, जब उसके पिता ने कंपनी की बागडोर संभाली थी तब वो बस एक छोटा सा बिजनेस था जिसकी मार्केट में कोई पहचान ही नहीं थी। विहान रहेजा ने अपना खून पसीना एक करके इस कंपनी को उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, और साथ ही साथ अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखा था। यहां तक कि समय समय पर उनकी गलतियों को माफ करके उनकी मदद भी की थी। कितनी ही बार ऐसा हुआ था कि पैसों की कमी के कारण कंपनी में ताला लगने की नौबत आ गई थी, पर विहान रहेजा ने हमेशा ही सामने आकर कंपनी को बंद होने से बचाया था। यहां तक कि इसी कंपनी की वजह से ही उनकी मौत भी हो गई। और जिन लोगों के लिए विहान रहेजा ने इतना कुछ किया, आज वही लोग उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी और उनके बच्चों को इस तरह से परेशान कर रहे हैं। वीर को अच्छे से याद है कि उसके डैड हमेशा उससे कहा करते थे कि ये सभी लोग उसके रिश्तेदार नहीं बल्कि परिवार हैं, और परिवार में कोई बहस या लड़ाई झगड़ा नहीं करता। पर उन्हें क्या पता कि जिन लोगों को वो अपना परिवार कहते थे, वही लोग उनकी मौत के बाद इस हद तक गिर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वीर ने कभी उन लोगों को अपना नहीं माना। अगर वाकई में वो लोग किसी मुसीबत में होते और उन लोगों को पैसों की जरूरत होती, तो वीर कुछ भी करके उन लोगों की मदद करता, फिर चाहे उसके लिए उसे ये हवेली ही क्यों न बेचनी पड़ती। लेकिन घर के बाहर खड़ी महंगी गाड़ियों और उनकी लाइफस्टाइल को देखकर वीर ये बात दावे से कह सकता है कि उन लोगों को कहीं से भी पैसों की कमी नहीं है। और तो और कंपनी को बेचने के बाद उन सभी को करोड़ों का फायदा हुआ था, जिसमें से उन्होंने वीर और उसके परिवार को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। तो फिर कैसे अचानक से उनके पास पैसों की इतनी दिक्कत हो गई कि वो लोग इस हवेली को बेचने के पीछे पड़ गए? बात साफ है, विहान रहेजा की कंपनी की तरह वो लोग इस हवेली पर भी कब्जा करना चाहते हैं, और वीर ने तय कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देगा। कुछ देर तक बहसबाजी करने के बाद वीर के रिश्तेदारों ने उसके सामने बस दो ही रास्ते छोड़े, या तो वो उन सभी को 1-1 करोड़ रुपए दे दे, या फिर 6 महीने के अंदर इस हवेली को बेच दे, नहीं तो वो लोग उसे कोर्ट तक घसीट कर ले जाएंगे। मैं कितनी लाचार हो गई हूं। जब उन लोगों ने कंपनी हड़पी, मैं तब भी कुछ नहीं कर पाई, और आज भी मैं अपने घर को बिकने से बचा नहीं पा रही हूं। उन सभी के जाते ही प्रेरणा रोते हुए सोफे पर बैठ जाती हैं। वीर की बहन अनुजा अभी भी डर के मारे अपनी मां से चिपकी हुई थी। अपनी मां को ऐसा टूटता हुआ देखकर
वीर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसे याद है जब उसके डैड जिंदा थे तब कैसे वो उसकी मां को रानियों की तरह रखते थे। उसकी मां ने कभी खुद उठकर अपने आप एक गिलास पानी भी नहीं लिया तो घर के बाकी और काम करना तो दूर की बात है। लेकिन विहान रहेजा के गुजर जाने के बाद उन्होंने न सिर्फ इस घर को संभाला बल्कि खुद बाहर जाकर छोटी मोटी जो भी नौकरी मिली उसे कर लिया। वीर जानता है कि उसकी मां के लिए यह सब कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन फिर भी उसने कभी अपनी मां के चेहरे पर एक शिकन नहीं देखी। लेकिन आज उन्हें इस तरह से टूटा हुआ देखकर वीर को बहुत दुख हो रहा था। अगर उसके रहते उसकी मां को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़े तो फिर उसके लिए उसके होने का फायदा ही क्या। मां, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। भले ही आज डैड हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उन लोगों को किसी भी कीमत में इस घर को हड़पने नहीं दूंगा। मैं अभी विक्रम अंकल से इस बारे में बात करता हूं। आप तब तक अंदर जाकर आराम करिए। इतना कहते हुए वीर तुरंत ही अपने डैड के दोस्त एडवोकेट विक्रम को फोन लगाता है। एडवोकेट विक्रम न सिर्फ विहान रहेजा के अच्छे दोस्त थे बल्कि उनकी कंपनी के लीगल एडवाइजर भी थे। इसलिए इस समय वीर को उनसे ज्यादा भरोसेमंद और कोई नहीं लगा। विक्रम से उनका हाल चाल पूछने के बाद वीर उन्हें सारी बात बताता है और दूसरी तरफ से विक्रम की बात सुनने के बाद वीर के चेहरे पर चिंता नजर आने लगती है। विक्रम वीर को बताते हैं कि उसके रिश्तेदार सही कह रहे हैं। कानूनन उन सभी का इस हवेली पर पूरा हक है और अगर ये केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट भी उनके सामने वही दो रास्ते छोड़ेगा जो उसके रिश्तेदारों ने उसके सामने छोड़ा है। वीर, क्या कहा एडवोकेट विक्रम ने? वीर को चिंता में देखकर प्रेरणा रहेजा यानी उसकी मां उससे पूछती हैं। कुछ नहीं मां, आप परेशान मत होइए। विक्रम अंकल ने कहा है कि इस मुसीबत का हल है, आप बस अनुजा का ध्यान रखिए और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। वीर मुस्कुराते हुए अपनी मां को आश्वासन देता है और उसकी बात सुनकर प्रेरणा रहेजा राहत की सांस लेती हैं। वो ये तो नहीं जानती कि वीर क्या करने वाला है, लेकिन इतना जरूर समझ गई थी कि वीर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। एपिसोड नंबर 3। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें अगले एपिसोड के लिए। शूरवीर में अब आगे सुनिए सुनहरा कवच। अचानक से झाड़ियों में हुई हलचल वीर को उसके पास्ट से बाहर निकालती है और वो तुरंत ही सतर्क हो जाता है। टाइटन के जिस इलाके में वो इस वक्त था वहां के जानवर भले ही कम खतरनाक थे पर फिर भी उनके साथ लापरवाही तो नहीं बरती जा सकती थी। यही सोचकर वीर चुपचाप एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और एकटक उस जगह को देखने लगता है जहां से उसे हलचल महसूस हुई थी। कुछ ही मिनटों बाद उसे वहां बने तालाब में से एक कछुआ बाहर जमीन की तरफ आता हुआ नजर आता है और उस कछुए को देखकर वीर चौंक जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि उसने पहली बार वहां कोई कछुआ देखा था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये कछुआ उसने अभी तक जितने भी कछुए मारे थे उन सभी से अलग था। जहां उसके द्वारा मारे गए बाकी सब कछुओं का कवच काले रंग का था, वहीं दूसरी तरफ तालाब से बाहर आता हुआ यह कछुआ सुनहरे रंग का था। उस कछुए को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सोने का बना हुआ हो और उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे कि कोई कीमती पत्थर। जब तक कोई ध्यान से न देखे तब तक किसी को भी वो कछुआ असली नहीं लगेगा। इतने महीने टाइटन पर रहने के बावजूद ये पहली बार था जब वीर ने इस तरह का कोई जानवर देखा था और इसलिए वो बहुत हैरान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सुनहरा कछुआ बाकी कछुओं से इतना अलग कैसे है। हाल ही में वीर ने काफी सारे कछुए मारे थे, इसलिए उसे इन कछुओं के बारे में सारी जानकारी थी। इसलिए वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि इन कछुओं के देखने की शक्ति तो कमजोर होती है, लेकिन इनके सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है।
तो जब तक वो बिना कोई आवाज किए पेड़ के पीछे चुपचाप खड़ा रहेगा, तब तक इस सुनहरे कछुए को वीर के वहां मौजूद होने का कोई एहसास नहीं होगा। यही ख्याल दिमाग में रखकर वीर शांति से पेड़ के पीछे खड़े रहकर उस कछुए पर वार करने के लिए सही मौके का इंतजार करता है। तभी अचानक से वो कछुआ उसी तरफ बढ़ने लगता है जहां पर वीर खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वीर काफी हैरान हो जाता है, पर फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिलता। देखते ही देखते वो कछुआ वीर के बगल में आ जाता है। वीर समझ जाता है कि उस कछुए को अभी तक वीर की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ है। इसी बात का फायदा उठाते हुए वीर तुरंत ही उस कछुए को उसके कवच से पकड़ने के लिए अपने खंजर से सीधा उसके शरीर के कमजोर अंगों पर निशाना साधता है और कुल 6 वार में उस सुनहरे कछुए के सभी 6 पंजों को काट डालता है। अपने ऊपर अचानक हुए इस अटैक का उस सुनहरे कछुए के पास कोई डिफेंस नहीं होता है और वो तुरंत ही तड़पता हुआ जमीन पर पलटकर गिर जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए वीर अपने खंजर से उसका पेट चीर के रख देता है और वीर के ऐसा करते ही वो सुनहरा कछुआ अचानक से ही तड़पना बंद कर देता है। सैक्रेड ब्लड कछुआ मारा गया। आपको सैक्रेड ब्लड कछुए की डेविल सोल हासिल हो गई है। 0 से 10 जीन पॉइंट हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। अपने दिमाग में अचानक से यह आवाज सुनकर वीर हैरान रह जाता है। क्या सचमुच उसने सेक्रेड ब्लड जानवर को मार गिराया है? उसे याद है कि डॉक्टर खुराना ने उसे बताया था कि टाइटन ग्रह पर एलियंस 4 कैटेगरीज में बटे हुए हैं और सेक्रेड ब्लड एलियंस सबसे ऊंची कैटेगरी में आते हैं। तो इसका मतलब है कि उसने एक सबसे ऊंची कैटेगरी के जानवर को मार गिराया है। एक पल के लिए वीर को लगा जैसे कि कोई सपना देख रहा हो और अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए वो कस के खुद को चुटकी काटता है। अपने हाथ पर हुए तेज दर्द के एहसास से वीर को विश्वास हो जाता है कि वो कोई सपना नहीं देख रहा, वाकई में उसने इस कैटेगरी के जानवर को मारा है। इस बात का एहसास होते ही वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी खुशी उस सुनहरे कछुए की एनर्जी हासिल करने में लग जाता है। सीक्रेट ब्लड कछुए की एनर्जी हासिल करने के बाद वीर अपने सामने आई पावर स्क्रीन की तरफ देखता है, जिस पर लिखा था, आपको सुनहरे कछुए की एनर्जी हासिल हो गई है। आपने 7 सीक्रेट जीन पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। यह पढ़कर वीर को ऐसा लगता है जैसे कि उसने पूरी दुनिया ही जीत ली हो। टाइटन ग्रह में आने के बाद यह उसकी पहली सफलता थी। कहां अभी कुछ देर पहले तक तो उसे एक भी जीन पॉइंट्स नहीं मिले थे और अब उसे 7 पॉइंट्स मिले हैं और वो भी सीक्रेट जीन पॉइंट्स। इसके अलावा उसे यह बात भी अच्छे से पता है कि सीक्रेट ब्लड एलियंस की सोल बिना किसी शक सबसे अच्छी डेविल सोल होती है और अगर वो इसे बेचने जाएगा तो उसे इसकी अच्छी खासी रकम मिलेगी, इसलिए उसका खुश होना लाजमी था। सुनहरे कछुए की एनर्जी हासिल करने के बाद वीर उस कछुए का कवच उसके शरीर से अलग करने के लिए उसके शरीर को चीरता है कि तभी एक टन की आवाज के साथ उसका खंजर किसी ठोस मेटल से जा टकराता है और वीर वहीं पर रुक जाता है। जितनी उसे इन कछुओं के बारे में समझ है, उसके हिसाब से ये कछुए और केकड़े एक जैसे ही होते हैं, ऊपर से सख्त और अंदर से नर्म। उनके मांस में कोई हड्डियां नहीं होती हैं। फिर उसके शरीर में ये मेटल कहां से आया? यही सोचकर वीर उस सुनहरे कछुए के पेट को और चौड़ा चीरता है और उसे एक काले रंग के मेटल का टुकड़ा नजर आने लगता है। वीर तुरंत ही उस मेटल के आसपास घिरे मांस को अच्छे से साफ करता है और कुछ ही सेकंड्स में वो काला मेटल उसे साफ साफ नजर आने लगता है। पहली झलक में देखने पर वीर को वो कोई आम मेटल लगता है, लेकिन जब वो उसे बाहर निकालता है तब उसे एहसास होता है कि वो कोई मेटल नहीं बल्कि काले रंग का क्रिस्टल पत्थर है, जिसका आकार किसी कबूतर के अंडे के बराबर था। वीर उस क्रिस्टल पत्थर को हाथ में लेता है और उसे उस पत्थर में कुछ भी अजीब महसूस नहीं होता। दूर से देखने में वो क्रिस्टल पत्थर किसी चमकते हुए पत्थर के टुकड़े की तरह खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसे करीब से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पर करोड़ों सितारों की चमक पड़ रही हो, जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे।
ये टाइटन ग्रह का सबसे कम खतरे वाला इलाका है। यहां तो प्राइमरी एलियंस भी बहुत मुश्किल से नजर आते हैं, तो सीक्रेट ब्लड एलियंस की तो बात ही छोड़ दो। तो फिर ये सीक्रेट ब्लड सुनहरा कछुआ यहां अचानक से कैसे आ गया? और इससे पहले तो मैंने कभी भी सीक्रेट ब्लड कछुओं के बारे में सुना ही नहीं। वैसे भी ये काले कछुए बहुत कमजोर होते हैं और ये सीक्रेट ब्लड सुनहरा कछुआ तो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। ये कहीं से भी सबसे ऊंची कैटेगरी का एलियन तो नहीं लग रहा था। तो क्या इस क्रिस्टल की वजह से यह कछुआ इतना सुनहरा लग रहा था? वीर सोच में पड़ जाता है, पर काफी देर तक सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आता। इसलिए बिना ज्यादा सोच विचार किए वीर उस काले क्रिस्टल को अपनी जेब में रख लेता है और एक बार फिर से उस सुनहरे कछुए के कवच को उसके शरीर से अलग करना शुरू कर देता है। सीक्रेट ब्लड कछुए का कवच भी बहुत कीमती होता है। अगर उसे बेचा जाए तो उसकी अच्छी खासी रकम मिल सकती है। इसलिए वीर सावधानी से सुनहरे कछुए के कवच को उसके शरीर से अलग करके अपने बैग में रख लेता है। आज वाकई में उसका दिन काफी अच्छा था। आज न सिर्फ उसे सीक्रेट ब्लड एलियन को मारकर उसकी राक्षसी आत्मा हासिल हुई है, बल्कि उसे 7 सीक्रेट जीन पॉइंट्स भी मिले हैं। और तो और ये यूनिक काला क्रिस्टल भी हासिल हुआ है। और वीर को ऐसा इंट्यूशन हो रहा था कि ये काला क्रिस्टल कोई आम पत्थर नहीं बल्कि बहुत ही खास है। इतनी बड़ी सफलता हासिल होना वीर को किसी सपने जैसा लग रहा था। जैसा उसका एक्सपीरियंस था उस हिसाब से तो एक प्राइमरी एलियन को ही मारना उसके लिए मुश्किल था। फिर यहां तो उसने एक सीक्रेट ब्लड एलियन को मारा था, इसलिए उसके लिए ये वाकई में बहुत बड़ी सफलता थी। वीर को भले ही टाइटन ग्रह पर आने से पहले मार्शल आर्ट्स की एडवांस ट्रेनिंग मिली थी, पर वो इस ग्रह पर मौजूद खतरनाक एलियन से मुकाबला करने के लिए काफी नहीं थी। साथ ही साथ उसके पास कोई डेविल सोल भी नहीं थी जिससे वो अपना रूप बदल सके या उस डेविल सोल को अपना हथियार और कवच बना सके। टाइटन ग्रह के बाजार में ये डेविल सोल इतनी महंगी थी कि वीर उसे खरीद भी नहीं सकता था। बिना इन सब साधनों के वीर ने अब तक सिर्फ कमजोर एलियंस को ही मारकर जीन पॉइंट्स हासिल किए थे, लेकिन जितना ज्यादा वो इन कमजोर एलियंस की एनर्जी हासिल कर रहा था, उसके विकसित होने की प्रक्रिया उतनी ही धीमी होती जा रही थी। और यही वजह थी कि टाइटन ग्रह पर 3 महीने से ज्यादा बिताने के बाद भी उसने अभी तक फर्स्ट लेवल भी पार नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि उसने किसी ताकतवर एलियन को मारने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन सबसे कमजोर प्राइमरी एलियन भी उसकी जान के लिए खतरा बन गया था, जिसकी वजह से उसे करीब 1 महीने तक देव आश्रम में आराम करना पड़ा था। वीर जानता था कि अगर वो किसी तरह ताकतवर एलियन का शिकार नहीं करेगा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और यही वजह थी कि आज वो किसी ताकतवर एलियन की तलाश में निकला था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि उस एक ही दिन में इतना कुछ मिल जाएगा। एपिसोड नंबर 4। शूरवीर में अब आगे सुनिए डॉक्टर खुराना। कवच और काले क्रिस्टल को सावधानी से अपने पास रखकर वीर खुशी खुशी देव आश्रम में बने अपने कमरे में लौट जाता है। अपने कमरे में आने के बाद वीर चूल्हा जलाकर एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रखता है और फिर उसमें रास्ते से तोड़े हुए कुछ फल और सब्जियां डालकर उनका सूप बनाने के लिए रख देता है। डॉक्टर खुराना ने उसे बताया था कि जीन पॉइंट्स हासिल करने का एक तरीका टाइटन ग्रह के फल और सब्जियों का सूप पीकर भी है, लेकिन यह किसी को भी नहीं पता कि कौन से फल और सब्जियों का सूप पीकर उसे जीन पॉइंट्स मिलेंगे। इसलिए वीर किसी भी तरह के फल और सब्जियां ले आता था। अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो उसे जीन पॉइंट्स मिल जाते हैं, नहीं तो कम से कम उसका पेट तो भर ही जाता है। टाइटन ग्रह के फल और सब्जियों का सूप बनाने में तकरीबन 1 से 2 घंटे लगते हैं। इसलिए बर्तन को ढककर वीर कुछ देर के लिए आंखें बंद करके आराम करने लगता है, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आज का दिन भले ही बहुत ज्यादा थकान भरा था, लेकिन आज उसे उम्मीद की एक नई किरण नजर आई है। अब उसे विश्वास था कि वो जिस मकसद से
यहां आया था वो जरूर पूरा हो जाएगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। वीर ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे किसी भी ग्रह पर जाएगा। पर उस दिन जब उसके रिश्तेदार उसके घर पर तमाशा करके चले गए, तब से वीर कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहा था जिससे वो अपना घर भी बिकने से बचा ले और अपने लालची रिश्तेदारों का मुंह भी बंद कर दे। पर लाख कोशिशों के बाद भी उसे ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर ऐसे में किसी फरिश्ते की तरह डॉक्टर खुराना उसकी जिंदगी में आए और फिर सब कुछ बदल गया। डॉक्टर खुराना का ख्याल आते ही वीर एक बार फिर से अतीत की यादों में खो जाता है। वीर ने अपनी मां से तो कह दिया कि वो सब संभाल लेगा, लेकिन उसे अब खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके रिश्तेदारों ने तो उसे बस 6 महीने का समय दिया है और वीर ये बात अच्छे से जानता था कि 6 महीनों में भी इतनी बड़ी रकम को इकट्ठा करना नामुमकिन है। फिर भी वो हार नहीं मानना चाहता था और इसीलिए वो अपने पिता के दूसरे दोस्त डॉक्टर खुराना से मिलने जाता है, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। देखो वीर, मैं समझता हूं कि इस समय तुम किस मुश्किल से गुजर रहे हो। तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने हमेशा ही मुसीबत के समय में मेरी मदद की है। इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इस मुश्किल समय में तुम्हारी मदद करूं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूं कैसे। 3 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम तो होती नहीं है और उस हिसाब से 6 महीने का समय बहुत कम है। मैं तो कहता हूं 6 महीने क्या, 1 साल में भी इतनी बड़ी रकम कमाना आसान नहीं है। अगर मेरे पास इतने रुपए होते तो मैं तुरंत ही तुम्हें दे देता। डॉक्टर खुराना गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, वीर उनके लिए उनके बेटे की तरह था और वो हर हाल में वीर की मदद करना चाहते थे, लेकिन बस ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो किस तरह से उसकी मदद करें। अंकल, मैं जानता हूं कि अगर आपके पास इतने रुपए होते तो आप जरूर मेरी मदद करते, पर अंकल मैं से हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकता ना। मुझे कुछ तो करना ही होगा। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं ताकि आप मुझे कोई रास्ता दिखा सके। अंकल, मैं हर तरह का खतरा मोल लेने को तैयार हूं, बस मुझे अपने परिवार को खुश देखना है और वो तभी हो सकता है जब मैं उन लालची लोगों के मुंह पर 3 करोड़ रुपए दे मारूं। प्लीज अंकल, प्लीज कोई तो रास्ता होगा। वीर की बात सुनकर डॉक्टर खुराना थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। तभी अचानक से उन्हें कुछ याद आता है और वो एकटक वीर को देखने लगते हैं। वीर को समझ नहीं आता कि डॉक्टर खुराना इस तरह से उसे क्यों देख रहे हैं और वो इसी बारे में उससे पूछते हैं, वीर, अब मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूं वो शायद तुम्हें सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर फिलहाल इस समय मुझे तुम्हारे लिए यही एक रास्ता दिख रहा है बेटा। डॉक्टर खुराना हिचकिचाते हुए वीर से कहते हैं और वीर उन्हें बेझिझक आगे बोलने के लिए कहता है। वीर, ये तो सभी जानते हैं कि पूरे यूनिवर्स में पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर जीवन पाया जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट्स को पृथ्वी जैसे ही कुछ ऐसे प्लैनेट्स का पता चला है जहां पर जीवन के चिन्ह पाए गए हैं। हमारे जैसे ही लोग, हमारे जैसे ही जानवर और हमारे जैसे ही पेड़ पौधे, लेकिन दिखने में हमसे काफी अलग। आम भाषा में ऐसे लोगों को हम एलियंस यानी कि दूसरी दुनिया के लोग कहते हैं। डॉक्टर खुराना वीर को समझाते हुए कहते हैं और वीर उनकी बातों को समझने की कोशिश करता है। एलियंस? जैसे पीके मूवी में आमिर खान था? पर अंकल, ऐसे लोग तो बस फिल्मों और किस्से कहानियों में ही होते हैं ना। मेरा मतलब है कि असल जिंदगी में मैंने तो आज तक कोई भी एलियन नहीं देखा। हाँ, बचपन में मेरा सपना था कि मैन इन ब्लैक मूवी की तरह मेरा भी किसी एलियन से आमना सामना हो, पर फिर मैं बड़ा हो गया और इस सपने को मजाक में लेने लग गया और इस सपने को भूल ही गया, क्योंकि मैं समझ गया था कि ये सब सिर्फ किस्से कहानियों में होता है। और सबसे बड़ी बात अंकल, इन सब का मेरी मुश्किल से क्या लेना देना है। डॉक्टर खुराना की बात सुनकर वीर काफी कंफ्यूज्ड था। डॉक्टर खुराना ने तो कहा था कि वो उसे उसकी परेशानी का हल बताएंगे, फिर वो ये सब क्या बता रहे हैं? यही ख्याल वीर के दिमाग में चल रहा था।
हमारी फिल्में और कहानियां कहीं ना कहीं हमारी असल जिंदगी से ही तो जुड़ी होती हैं वीर। और अब तो साइंस ने भी इस बात को मान लिया है कि एलियंस होते हैं। खैर, अब ये बात तुमसे कैसे जुड़ी हुई है, मैं उस बारे में तुम्हें बताता हूं। डॉक्टर खुराना मुस्कुराते हुए वीर से कहते हैं और वीर ध्यान से उनकी बातें सुनने लगता है। पिछले कुछ सालों से हमारी एजेंसी टाइटन ग्रह में एक सीक्रेट मिशन चला रही है, जहां हर साल हम कुछ लोगों को टाइटन ग्रह पर भेजते हैं। दरअसल उस ग्रह पर डेवलपमेंट अभी भी अपनी पहली स्टेज पर है, इसलिए वहां के लोग अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए हैं। वहां कई लोग ऐसे हैं जो कि ना तो पूरी तरह से इंसान हैं और ना ही पूरी तरह से जानवर। मतलब उनके शरीर के कुछ हिस्से तो इंसानों जैसे हैं, लेकिन उनकी हरकतें और दिमाग जानवरों जैसे। साथ ही साथ वहां कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो विकसित होकर बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। इस तरह के लोग और जानवर उस ग्रह के उन लोगों के लिए खतरा हैं जो पूरी तरह डेवलप हो चुके हैं और जिनकी इंटेलिजेंस भी हम जैसी ही है। लेकिन उन लोगों के साथ साथ ऐसे जानवर और लोग हमारी पृथ्वी के लिए भी खतरा बन सकते हैं। बस इसीलिए हर साल हम अपने प्लैनेट से कुछ लोग टाइटन ग्रह पर भेजते हैं ताकि वो लोग हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे खतरे को वहीं खत्म कर सकें। वीर, मैं चाहता हूं इस बार तुम वहां पर जाओ। डॉक्टर खुराना की बात सुनकर वीर चौंक जाता है, पर अभी भी उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इससे उसकी परेशानी कैसे हल होगी। टाइटन ग्रह पर अंकल, मैं वहां कैसे जा सकता हूं? मुझे तो इसका कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। मैं आए दिन कोई दूसरे प्लैनेट्स के चक्कर थोड़ी ना लगाता हूं जो आप मुझे टाइटन ग्रह भेजने की सोच रहे हैं। मेरा मतलब, मैं कोई आयरन मैन थोड़े ना हूं जो दूसरे ग्रह पर चला जाऊं। और चलिए, एक मिनट के लिए अगर मैं खुद को आयरन मैन समझ भी लूं, फिर भी इन सबसे मेरी परेशानी कैसे हल होगी? टाइटन ग्रह पर ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना है जो वहां जाते ही मुझे 3 करोड़ रुपए मिल जाएंगे? डॉक्टर खुराना की बात सुनकर वीर इतना हैरान था कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो बोल क्या रहा है। लेकिन वीर की हालत के बिल्कुल विपरीत डॉक्टर खुराना बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे रहते हैं और मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनते हैं। डॉक्टर खुराना को इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर वीर को और ज्यादा चिड़चिड़ाहट होने लगती है। यहां वो इतनी सीरियस परेशानी लेकर डॉक्टर खुराना के पास आया और डॉक्टर खुराना है कि उसे ऐसे अजीब और गरीब आइडियाज दे रहे हैं। लगता है इतने साल लैब में काम करते करते उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, तभी तो वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। फिलहाल वीर को डॉक्टर खुराना के इस अजीब और गरीब आइडिया के पीछे बस यही एक वजह नजर आ रही थी। अगर वाकई में डॉक्टर खुराना उससे मजाक नहीं कर रहे हैं तो फिर उनका दिमागी संतुलन ही बिगड़ा हुआ हो सकता है। वीर, पहले तो तुम शांत हो जाओ और पानी पियो। देखो, मुझे पता है कि इस समय तुम यही सोच रहे होगे कि मैं पागलों जैसी बात क्यों कर रहा हूं, लेकिन पहले मेरी बात पूरी तो सुन लो और फिर फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। डॉक्टर खुराना वीर को पानी का ग्लास पकड़ाते हुए कहते हैं और उनकी बात सुनकर वीर थोड़ा एम्बैरस हो जाता है। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगता है कि डॉक्टर खुराना लोगों के ख्याल भी पढ़ लेते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि तुम इस बार टाइटन ग्रह पर जाओ, क्योंकि ये एक सीक्रेट मिशन है, इसलिए हम तुम्हें किसी स्पेसशिप से नहीं बल्कि टेलीपोर्टेशन तकनीक के जरिए वहां भेजेंगे। अब तुम पूछोगे कि ये क्या होती है, तो ये एक ऐसी तकनीक है जो एक हेलमेट और मशीन के जरिए तुम्हें एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर ले जाएगी और इसके लिए तुम्हें किसी स्पेसशिप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तकरीबन 100 साल की रिसर्च और मेहनत के बाद हमारे साइंटिस्ट ने इस तकनीक की खोज की है। डॉक्टर खुराना वीर को समझाते हुए कहते हैं और वीर ध्यान से उनकी बात को समझने की कोशिश करता है। ये नई तकनीक, नई खोज और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक नई दुनिया में जाने का आइडिया, क्या डॉक्टर खुराना के पास सच में कोई टेक्नोलॉजी है? एपिसोड नंबर 5। शूरवीर में अब आगे सुनिए टाइटन की खोज।
एक मिनट अंकल, क्या आप टाइम मशीन की बात कर रहे हैं? हाँ, मैंने देखा है एवेंजर्स मूवी में कैसे सब के सब मशीन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। वीर डॉक्टर खुराना की बातों को समझते हुए पूछता है और उसकी बातें सुनकर डॉक्टर खुराना थोड़ा हैरान होकर हंसने लगते हैं। वो समझते हैं कि विहान रहेजा के गुजर जाने के बाद भले ही जिम्मेदारियों ने वीर को मैच्योर बना दिया हो, पर आखिर है तो वो अभी 18 साल का ही, इसलिए उसका इस तरह का सवाल पूछना लाजमी है। तुम वाकई में बहुत ज्यादा फिल्में देखते हो वीर। खैर, ये टाइम मशीन जैसा नहीं है। इसके जरिए पास्ट या फ्यूचर में नहीं जाओगे, बल्कि ये तुम्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा जिसके बारे में तुमने ना कभी सुना होगा और ना देखा होगा। इसी तकनीक के जरिए तुम टाइटन ग्रह जाओगे, वो भी बस कुछ ही मिनटों, बल्कि मैं तो कहूंगा कि कुछ ही सेकंड्स में। टेलीपोर्टेशन मशीन के नियम हमारी आम दुनिया के नियम से अलग होते हैं। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हें इसका ना तो एक्सपीरियंस है और ना ही तुम्हारे पास ऐसी कोई डिग्री है, लेकिन तुम्हारे पास वो विश्वास है, वो हिम्मत है जिससे न सिर्फ तुम टाइटन ग्रह पर जा सकते हो बल्कि वहां पर गुजारा भी कर सकते हो। पर रही बात तुम्हारी काबिलियत की, तो वो तुम मुझ पर छोड़ दो। डॉक्टर खुराना की बातें अभी भी वीर की समझ से बाहर थीं, पर फिर भी वो बिना उन्हें टोके ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। टाइटन ग्रह पर हमारा बेस देव आश्रम के नाम से है। तुम टेलीपोर्ट होकर वहीं पर बने अपने कमरे में जाओगे, लेकिन वीर, वहां गुजारा करना इतना आसान नहीं होगा। समय समय पर अपनी ताकत और काबिलियत बढ़ाने के लिए तुम्हें लेवल्स पार करने होंगे, और वो तब होगा जब तुम्हें जीन पॉइंट्स मिलेंगे, और वो तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम वहां एलियंस का शिकार करके उनकी ची यानी कि एनर्जी हासिल करोगे। ये काफी कुछ वैसा ही है जैसा तुम्हारी वीडियो गेम्स की दुनिया में होता है, बस फर्क इतना है कि यहां पर खतरा असली है। तुम्हारी एक छोटी सी चूक तुम्हारी जान भी ले सकती है, समझ गए? और वीडियो गेम्स की तरह यहां तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा बेटा। जितनी आसानी से डॉक्टर खुराना ये सब कह रहे थे, वीर जानता है कि ये सब कहीं ज्यादा मुश्किल है। टाइटन ग्रह वैसे तो दिखने में हमारी पृथ्वी जैसा ही है, लेकिन फिर भी हमारी पृथ्वी से काफी अलग है, और इसीलिए वहां के नियम भी अलग हैं। इस दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों ही बेवजह हैं, क्योंकि वहां के लोग अभी भी डेवलप हो रहे हैं। इसलिए वहां कोई भी साइंटिफिक या टेक्निकल इक्विपमेंट्स काम नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में कहूं तो वहां मशीन गन से ज्यादा एक स्टील का खंजर तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मिसाइल्स और न्यूक्लियर हथियार भी वहां किसी काम के नहीं होंगे। यहां तक कि वहां पर मोबाइल फोन या कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी काम नहीं करेगी। सब कुछ ठीक वैसा ही होगा जैसा कि पृथ्वी के डेवलपमेंट के पहले चरण के समय था। वीर बहुत ही ध्यान से डॉक्टर खुराना की बात सुन रहा था। यह सुनने में भले ही किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा हो, पर असल में काफी दिलचस्प था। और हैरानी की बात तो यह थी कि वीर को इसमें और ज्यादा रुचि आ रही थी और वो आगे सुनने के लिए उत्सुक था। अब तुम पूछोगे कि टाइटन ग्रह पर कोई भी मॉडर्न तकनीक काम नहीं करेगी तो तुम वहां पर गुजारा कैसे करोगे? हाँ, तो वीर, टाइटन ग्रह पर सब कुछ प्राचीन दौर की पृथ्वी जैसा है, इसलिए वहां गुजारा करने के लिए तुम्हें भी प्राचीन दौर के तौर तरीकों को अपनाना होगा। जैसे कि गैस की जगह तुम्हें लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा। अर्ली मैन की तरह फल और सब्जियों से अपना पेट भरना होगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो जिन सब चीजों के तुम आदी हो ना, उनमें से तुम्हें वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। लड़ाई के लिए भी तुम्हें हथियारों की जगह प्राचीन समय की मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करना होगा, जिसकी समझ तुम्हें बहुत अच्छे से है। और इसीलिए इस मिशन के लिए मैंने तुम्हें चुना। लेकिन सिर्फ प्राचीन मार्शल आर्ट्स की समझ होना ही काफी नहीं है। टाइटन ग्रह पर उन खतरनाक एलियन से लड़ने के लिए तुम्हें इसी मार्शल आर्ट्स की बेसिक में कई तरह की अलग अलग तकनीकें जोड़नी होंगी, जिसकी ट्रेनिंग तुम्हें टाइटन ग्रह पर भेजने के 1 महीना पहले यहां पर दी जाएगी। इसके अलावा टाइटन पर अपनी ताकत
और बढ़ाने और एलियंस का सामना करने के लिए तुम्हें एक और चीज की मदद मिलेगी, और वो है एलियंस की डेविल सोल। लेकिन इस तरह की शक्ति तुम्हें यहां नहीं बल्कि टाइटन ग्रह पर मिलेगी। जब वहां पर तुम किसी एलियन को मारोगे तो तुम उसकी डेविल सोल हासिल कर सकते हो। एक बार जब तुम किसी एलियन की डेविल सोल हासिल कर लेते हो, तब या तो अपने रूप को उसी एलियन की तरह बदल सकते हो या फिर उसे कवच या ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तुमने किस तरह के एलियन को मारा है। इसके अलावा तुम टाइटन ग्रह के फल और सब्जियों के सूप से भी जीन पॉइंट्स हासिल कर सकते हो, पर मैं उसकी ज्यादा गारंटी नहीं दे सकता। बाकी जैसे जैसे तुम डेवलप होगे वैसे वैसे तुम्हारे जीवन के साल भी बढ़ते जाएंगे। देव आश्रम में डेवलपमेंट के 4 चरण होते हैं, और जैसे जैसे तुम्हारे डेवलपमेंट के चरण पूरे होते जाएंगे वैसे वैसे तुम अगले चरण के लिए क्वालिफाई करते जाओगे। तुम्हारी भाषा में समझाऊं तो ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से तुम्हारे वीडियो गेम का कैरेक्टर अपग्रेड होता है, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे जीन पॉइंट्स पर निर्भर करता है। तुम्हारे जीन पॉइंट्स जितने ज्यादा ताकतवर होंगे उतनी ही जल्दी डेवलप होकर अगले चरण पर पहुंचोगे, और जितनी जल्दी तुम अगले चरण पर पहुंचोगे तुम उतने ही ज्यादा ताकतवर होगे और खतरनाक से खतरनाक एलियंस का सामना कर पाओगे। डॉक्टर खुराना की बात सुनकर वीर बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है, पर एक सवाल अभी भी वहीं का वहीं था। ऐसा सब करके उसकी परेशानी कैसे हल होगी? इसी बारे में वो डॉक्टर खुराना से पूछता है। डॉक्टर खुराना आगे कहते हैं, टाइटन ग्रह के एलियंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले आम एलियंस, दूसरे प्राइमरी एलियंस यानी कि वो जो डेवलप होना शुरू हो चुके हैं, तीसरे म्यूटेंट एलियंस यानी वो जो पूरी तरह से डेवलप हो गए हैं, और चौथे सीक्रेट ब्लड एलियंस। अलग अलग एलियंस के अलग अलग जीन पॉइंट्स होते हैं जो तुम्हें उनकी एनर्जी हासिल करके मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ तुम अपने शिकार को बेचकर भी पैसा कमा सकते हो। और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई और तुम किसी ताकतवर एलियन जैसे म्यूटेंट एलियन या सीक्रेट एलियन का शिकार कर लेते हो तो उस एलियन की डेविल सोल का हथियार बेचकर तो तुम आसानी से करोड़ों कमा सकते हो बेटा। डॉक्टर खुराना की बात सुनकर वीर की आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, टाइटन ग्रह पर काफी खतरा है, और सबसे बड़ी बात, वहां पर तुम अकेले पृथ्वीवासी नहीं होगे। तुम्हारे अलावा और कई लोग वहां पर तुमसे पहले से मौजूद हैं और तुमसे ज्यादा ताकतवर भी हैं। इसलिए वहां तुम्हें सिर्फ एलियन से नहीं लड़ना है बल्कि अपने आप को सबसे बेहतर भी बनाना है। तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ वहां पहले से मौजूद पृथ्वीवासियों से ही नहीं बल्कि खुद से भी होगा। तुम जितना जल्दी खुद को ताकतवर बनाओगे उतनी ही जल्दी खतरनाक एलियंस को मारकर पैसे कमा पाओगे। लेकिन एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूं कि अगर इस सीक्रेट मिशन में तुम्हें कुछ हो जाता है तो हमारी एजेंसी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी, क्योंकि सरकार को हमारे इस मिशन के बारे में कुछ नहीं पता। इसीलिए अब यह फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। अगर तुम ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो तो मैं अभी ही तुम्हारे टाइटन ग्रह जाने की सारी तैयारी शुरू कर देता हूं, नहीं तो फिर हम कोई और रास्ता सोचेंगे। फैसला तुम्हारा है, बहुत अच्छे से सोच समझकर यह फैसला लेना, ठीक है? इतना कहकर डॉक्टर खुराना रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं और वीर उनकी बातों पर गौर करते हुए सोच में पड़ जाता है। डॉक्टर खुराना की बातों से वीर को एक बात तो साफ हो गई थी कि टाइटन ग्रह में वाकई बहुत खतरा है, लेकिन अगर वो वहां नहीं गया तो 3 करोड़ जैसी बड़ी रकम इतने कम समय में इकट्ठा करने का शायद कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। उसके लिए तो इस समय सिचुएशन आगे कुआं और पीछे खाई वाली थी। अगर वो इस सीक्रेट मिशन पर जाता है तो उसकी जान को खतरा है, और अगर वो इस सीक्रेट मिशन पर नहीं जाता और यही पृथ्वी पर ही रहता है तो उसका परिवार बेघर हो जाएगा। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद वो अंत में एक फैसले पर आ ही जाता है। अंकल, अब मैं टाइटन ग्रह के सीक्रेट मिशन पर जाऊंगा। वीर का फैसला सुनकर डॉक्टर खुराना को बेहद खुशी होती है। कहीं ना कहीं उन्हें वीर से यही उम्मीद थी और वीर पूरी तरह से उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है। लेकिन फिर भी
वो वीर को एक बार फिर से सोचने के लिए कहते हैं। वीर कहता है, मैंने ये फैसला बहुत अच्छे से सोच समझ कर लिया है अंकल। जब तक जिंदगी में कोई चैलेंज ना हो तब तक जिंदगी जीने में मजा नहीं आता ना। और ये तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है। मेरे लिए इससे ज्यादा रोमांचक बात क्या होगी कि जिन सुपर हीरोज की फिल्में देखकर मैं बड़ा हुआ हूं, मुझे उन्हीं की तरह जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। जानता हूं कि इसमें खतरा है, लेकिन अगर मुझे कुछ होना होगा तो वो तो यहां भी हो सकता है। टाइटन ग्रह पर जाऊंगा तो शायद मर जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं गया तो अपने परिवार को बेघर देखकर पल पल मरूंगा। इसलिए मैं टाइटन ग्रह जाऊंगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है अंकल, अगर इस मिशन में मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली का ध्यान रखिएगा। वीर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डॉक्टर खुराना को अपना फैसला सुनाता है और उसका कॉन्फिडेंस देखकर डॉक्टर खुराना खुश होकर सहमति में सर हिलाते हैं। ठीक है, फिर मैं अभी से ही तुम्हारे जाने की सारी तैयारी करता हूं। कल से तुम मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए हमारी एजेंसी के इंस्टीट्यूट में आ जाना, ठीक है? गुड लक। डॉक्टर खुराना वीर के कंधे पर हाथ रखते हुए उसका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं और जवाब में वीर बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। और इस तरह से वीर यहां टाइटन ग्रह पर आ जाता है। 4 महीने पहले तक उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा भी कोई मोड़ आएगा। जब उसकी ग्रेजुएशन खत्म हुई थी तब उसने सोचा था कि वो कोई अच्छी सी नौकरी करके अपनी फैमिली को एक अच्छी जिंदगी देगा, पर किसे पता था कि वो इस तरह से यहां टाइटन ग्रह पर अपना समय बिताएगा। शायद इसी को जिंदगी कहते हैं। यहां कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। वीर के लिए यह अनुभव किसी रियलिटी शो से कम नहीं था। बस फर्क इतना था कि यह सब कुछ रियलिटी शो की तरह स्क्रिप्टेड नहीं था। एपिसोड नंबर 6। शूरवीर में अब आगे सुनिए काले क्रिस्टल की शक्ति। लेकिन अब धीरे धीरे समय उसके हाथ से निकल रहा है। उसके रिश्तेदारों का दिया हुआ 6 महीने का समय जल्द ही खत्म हो जाएगा और वो अभी तक 3 करोड़ रुपए नहीं कमा पाया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके रिश्तेदार उसके घर पर कब्जा कर लेंगे और फिर उसके यहां टाइटन ग्रह पर आने का कोई फायदा नहीं होगा। ये ख्याल आते ही वीर तुरंत ही अपनी आंखें खोलता है और उठकर बैठ जाता है। उसे इस बात का एहसास है कि अब उसके पास वाकई में बहुत कम समय बचा हुआ है। बस वो ये नहीं समझ पा रहा है कि ऐसा क्या करे कि जल्द से जल्द उसे 3 करोड़ रुपए मिल जाएं। अगर वो सुनहरे कछुए के कवच को बेच भी देता है तब भी वो इतने रुपए नहीं कमा पाएगा। उसके लिए उसे किसी और ताकतवर एलियन का शिकार करने की जरूरत है। पर दिक्कत यह है कि इस समय वीर की स्ट्रेंथ और तकनीक दोनों ही किसी ताकतवर एलियन का शिकार करने के लायक नहीं है। फिर ऐसे में वो कैसे किसी ताकतवर एलियन से जाकर भिड़ जाए? ये तो फिर वही बात हो जाएगी कि आ बैल मुझे मार। ये तो मुसीबत बुलाने वाली बात होगी। वीर इन्हीं सब उलझनों में खोया हुआ था कि तभी उसे कुछ याद आता है। वो तुरंत ही अपनी जेब से काले क्रिस्टल को निकालता है और बड़े ही ध्यान से उसे देखता रहता है। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह का पत्थर है और इसमें ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिसने एक आम कछुए को इतना खास बना दिया था। तभी वीर की नजर अपने कमरे के कोने में रखे एक पिंजरे पर पड़ती है, जहां कुछ दिन पहले उसने एक बड़ी सी बिल्ली को कैद करके रखा था। हरे रंग की वो बिल्ली आम बिल्लियों से काफी अलग थी, ठीक वैसे ही जैसे टाइटन ग्रह के बाकी सभी जानवर थे। काले कछुओं की तरह ये हरी बिल्ली भी एक आम एलियन थी। वीर इन बिल्लियों का शिकार करके उन्हें अपने साथ वापस लेकर आता था ताकि उनकी एनर्जी हासिल करके वो अपने जीन पॉइंट्स बढ़ा सके। लेकिन कुछ समय बाद इन बिल्लियों से हासिल हुई एनर्जी से उसके जीन पॉइंट्स बढ़ना बंद हो गए। इसीलिए उसने एक आखिरी हरी बिल्ली को कैद में ही छोड़ दिया था और इसके बाद में लगभग भूल ही गया था। ये काफी हैरानी वाली बात थी, ये हरी बिल्ली अभी तक जिंदा है। वीर तुरंत ही पिंजरे में से उस हरी बिल्ली को निकालता है और कुछ सेकंड सोचने के बाद वो काला क्रिस्टल उसे खिलाने ही वाला होता है कि तभी वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अधमरी सी वो हरी बिल्ली
काले क्रिस्टल को देखते ही अपनी पूरी ताकत लगाकर झट से अपनी जुबान बाहर निकालती है और इससे पहले कि वीर कुछ समझ पाए वो हरी बिल्ली उस काले क्रिस्टल को पूरी तरह से निगल लेती है। इस काले क्रिस्टल में कुछ तो खास बात है। वीर हैरानी से सब कुछ देखता हुआ सोचता है। उसके देखते ही देखते वो हरी बिल्ली जो कुछ समय पहले मरने की कगार पर थी उसमें अचानक से ही जान आ जाती है। अपने चारों पंजों से वो वीर पर वार करने की कोशिश करती है और जब वो इसमें सफल नहीं हो पाती तो जिस हाथ से वीर ने उसकी गर्दन को पकड़ा हुआ था उसी हाथ को वो अपने दांतों से काटने की कोशिश करती है। वीर उस हरी बिल्ली को पिंजरे में वापस डाल देता है और ध्यान से उसकी हर हरकत पर नजर रखता है। वो हरी बिल्ली जिसने इतने दिनों से कुछ भी नहीं खाया था अचानक से ही एनर्जी से भर जाती है और पिंजरे से बाहर निकलने के लिए तेजी से हाथ पांव मारने लगती है। वीर वापस अपनी जगह पर बैठकर हरी बिल्ली की हर एक हरकत को ध्यान से देखता है। उसके दिमाग में एक शक था और अगर उसका यह शक यकीन में बदल गया तो इससे यह बात तो पक्की हो जाएगी कि उसके हाथ बहुत ही अनमोल चीज लगी है, एक ऐसी चीज जो सेक्रेड ब्लड एलियन से भी कहीं ज्यादा कीमती है। इस ख्याल भर से ही वीर का रोम रोम एक नए उत्साह से भर गया था, लेकिन साथ साथ उसे ये डर भी सता रहा था कि कहीं अगर उसका शक गलत निकला तो उम्मीद कि वो इस किरण को खो देगा। इसीलिए वो अपनी सांस रोके पिंजरे को ऐसे एकटक देख रहा था जैसे कोई स्टूडेंट अपने रिजल्ट का इंतजार करता है। वीर उस पिंजरे को देखने में इतना मग्न था कि उसे किसी भी चीज की सुध नहीं थी। यहां तक कि भूख का भी एहसास उसे तब हुआ जब उसे सूप की खुशबू आई। वीर अपने बाउल से सूप पीने ही जा रहा था कि तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आती है। वो तुरंत ही मुड़ता है और देखता है कि हरी बिल्ली पिंजरा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। यहां तक कि उसने कुछ सलाखें तोड़कर अपना सिर भी बाहर निकाल लिया था। वीर के देखते ही देखते उसके शरीर का हल्का हरा रंग गहरे हरे रंग में बदल गया। उसके दांत और नाखून पहले से भी ज्यादा नुकीले और पैने हो गए। एक पल के लिए वीर इतना ज्यादा हैरान हो गया था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और जब तक उसे समझ आया तब तक वो हरी बिल्ली पिंजरा तोड़ के बाहर आने ही वाली थी। मौके की गंभीरता को समझते हुए वीर तुरंत ही अपना खंजर उठाता है और इससे पहले कि वो हरी बिल्ली पिंजरा तोड़कर पूरी तरह से बाहर निकले वीर उस हरी बिल्ली के पेट में खंजर भोंककर उसे मार डालता है। वो हरी बिल्ली कुछ देर तक तड़पते हुए वहीं जमीन पर ढेर हो जाती है। हरी बिल्ली के मरते ही वीर के सामने पावर स्क्रीन आ जाती है जिस पर लिखा था, प्राइमरी हरी बिल्ली मारी गई। आपने कोई डेविल सोल हासिल नहीं की है। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। अपने दिमाग में इस आवाज को सुनकर वीर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। प्राइमरी हरी बिल्ली यानी कि प्राइमरी एलियन। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। यह क्रिस्टल वाकई में एलियंस को डेवलप होने में मदद करता है। वीर की खुशी का ठिकाना नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस समय अपनी खुशी का इजहार किस तरह से करे। अगर उसका बस चलता तो शायद वो खुशी के मारे नाचने भी लग जाता। कुछ देर बाद जब उसकी खुशी थोड़ी कम होती है तब वो अपने खंजर से उस हरी बिल्ली के पेट को चीरकर उस काले क्रिस्टल को बाहर निकालता है, बिना इस बात की परवाह किए कि उस काले क्रिस्टल पर अभी भी हरी बिल्ली का खून लगा हुआ है। वीर खुशी के मारे उसे चूम लेता है। थोड़ी देर बाद उस क्रिस्टल को साफ करके वीर उसे अपने हाथ में इस तरह पकड़ता है जैसे कि वो क्रिस्टल नहीं बल्कि कोई अनमोल खजाना हो। इस क्रिस्टल की ही वजह से वो काला कछुआ सुनहरे कछुए में बदलकर एक सेक्रेड ब्लड एलियन बना था। अगर ये हरी बिल्ली भी डेवलप होना जारी रखती तो क्या ये भी एक सेक्रेड ब्लड एलियन बन जाती? ये ख्याल भर ही इतना कमाल का था कि वीर को किसी सपने जैसा लग रहा था। खुद को विश्वास दिलाने के लिए वीर ने एक बार फिर से खुद को चुटकी काटी और तेज दर्द के एहसास ने उसे यकीन दिला दिया कि वो सपना नहीं देख रहा है, ऐसा वाकई में हुआ है। और इस बात का एहसास होते ही उसका रोम रोम खुशी से झूम उठता है।
आज वाकई में उसका बहुत अच्छा दिन है। एक ही दिन में इतनी सारी सफलताएं हाथ लगना कोई छोटी बात नहीं थी। कुछ देर तक खुशी मनाने के बाद वीर उस काले क्रिस्टल को संभाल के रख देता है और टाइटन ग्रह के फल और सब्जियों से बने सूप को पीने लग जाता है। क्या पता उसकी किस्मत अच्छी हो और इस सूप को पीकर कोई और अचीवमेंट उसके हाथ लग जाए। बस यही ख्याल दिमाग में रखकर वीर उस सूप को पूरी तरह से खत्म कर देता है और जैसे कि उसे उम्मीद थी, सूप को खत्म करते ही वो एक और सीक्रेट जीन पॉइंट हासिल कर लेता है। कुल मिलाकर अब उसके पास 8 सीक्रेट जीन पॉइंट्स हो गए थे। अगर वीर के पास कोई खास हथियार या साधन होते तो शायद वो एक सीक्रेट जीन पॉइंट से ज्यादा हासिल कर लेता, लेकिन यह भी बुरा नहीं है, खासकर तब जब कुछ घंटों पहले उसे एक सीक्रेट जीन पॉइंट तो दूर कोई आम जीन पॉइंट भी नहीं मिला था। तभी वीर को याद आता है कि पहाड़ी पर उस सुनहरे कछुए को मारने के बाद उसने उसकी डेविल सोल भी हासिल की थी, और ये ख्याल आते ही वो एक बार फिर से पावर स्क्रीन पर अपना डेटा चेक करता है। आपका स्टेटस फर्स्ट लेवल पार नहीं हुई। अब आपका लाइफ स्पैन होगा 200 साल। विकसित होने के लिए जरूरी पॉइंट्स 100 जीन पॉइंट्स। हासिल हुए जीन पॉइंट्स 79 जीन पॉइंट्स। 8 सीक्रेट जीन पॉइंट्स। डेविल सोल, सीक्रेट ब्लड सुनहरा कछुआ। सीक्रेट ब्लड सुनहरे कछुए की डेविल सोल की कैटेगरी कवच। सीक्रेट ब्लड सुनहरे कछुए की डेविल सोल का कवच कैसा दिखता होगा? अपना डेटा पढ़ने के बाद वीर सोच में पड़ जाता है। अभी वो इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक हवा में उसे एक सुनहरी परछाई नजर आती है जो देखने में बिल्कुल सुनहरे कछुए के जैसी थी। वो परछाई वीर के शरीर से चिपककर किसी सुनहरे लिक्विड की तरह वीर के पूरे शरीर में फैलकर उसे ढकने लगती है। देखते ही देखते वीर का पूरा शरीर, यहां तक कि उसके बाल तक, सब उस सुनहरे लिक्विड से ढक जाते हैं। यह सुनहरा कवच बहुत ही ज्यादा ताकतवर और असरदार था। साथ ही उस कवच में कई शक्तियां और तेजी भी थी। सुनहरी चमक के साथ वो कवच बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बल्कि पहली झलक में तो वो कवच कम और सोने से बना कपड़ा ज्यादा लग रहा था। बस दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि उस कवच ने उसके शरीर को सिर से लेकर पांव तक ढक दिया था। इस सुनहरे कवच में एक ही कमी थी, और वो ये कि जहां जहां उस कवच में जोड़ था वहां वहां उसमें थोड़ी दरारें थीं। सिवाय इस एक कमी के उस कवच में और कोई दूसरी कमी नहीं थी। यहां तक कि उस कवच को पहनने के बाद वीर को शरीर में किसी भी तरह की हैवीनेस भी नहीं लग रही थी, बल्कि उसका शरीर और भी हल्का और भी फुर्तीला हो गया था। उस कवच को पहनने के बाद वीर खुद को अपने पसंदीदा सुपर हीरो आयरन मैन के जैसा महसूस कर रहा था, और यह एहसास कमाल का था। वाकई ये कवच तो कमाल का है, और बाकी प्राइमरी डेविल सोल के कवच के मुकाबले जो यहां ज्यादातर लोगों के पास है, यह सुनहरा कवच कहीं ज्यादा खूबसूरत है। वीर खुशी के मारे झूम रहा था और सोच रहा था, जब से वो यहां टाइटन ग्रह पर है तब से ये पहली बार है जब वो इतना ज्यादा खुश था। जब वो देव आश्रम में बाकी सभी लोगों को उनके प्राइमरी डेविल सोल के बने कवच में देखता था तो कहीं ना कहीं उसे बहुत जलन होती थी, पर किसे पता था कि एक दिन उसे भी एक सीक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल हासिल हो जाएगी। एपिसोड नंबर 7। शूरवीर में अब आगे सुनिए सनकी और फुर्तीले टिड्डे। उस रात वीर को 3 महीनों में पहली बार एक सुकून भरी नींद आई थी, क्योंकि उस रात उसे ऐसा लग रहा था कि जिस मकसद के लिए वो यहां आया था वो जल्द ही पूरा हो जाएगा, और इस ख्याल भर से ही वीर के रोम रोम में सुकून छा गया था। अभी एक दिन पहले तक तो वो बहुत ही हताश और निराश महसूस कर रहा था। आखिर 18 साल के लड़के के लिए 3 करोड़ की रकम इकट्ठा करना कोई आसान बात नहीं है, खासकर वीर के लिए। पर अब सब कुछ बदल चुका था। अब उसके हाथ खजाना जो लग गया था। सुनहरे कछुए का कवच अभी भी उसके पास है, जो कम से कम 1 से 2 करोड़ तक की कीमत का होगा। इसके अलावा उसके पास काला क्रिस्टल भी है, जिससे वो आम एलियंस को डेवलप कर सकता है,
और जब तक ये काला क्रिस्टल उसके पास है तब तक 3 करोड़ रुपए कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है। हरी बिल्ली की लाश को जमीन पर पड़ा देखकर वीर कुछ देर तक सोचता है और फिर उसकी एनर्जी खुद हासिल करने के बजाय उसे एक शीशी में बंद करके सावधानी से अपने बैग में रख लेता है। अब उसे एक एलियन को पकड़ने की जरूरत है जिसे वो काले क्रिस्टल की ताकत से डेवलप कर सके और फिर उसकी एनर्जी को पैसों के लिए बेच सके। अब जब उसके पास सेक्रेड ब्लड डेविल सोल का कवच है तो वो आसानी से आम एलियंस के बजाय म्यूटेंट एलियंस का शिकार कर सकता है और इसमें उसकी जान को ज्यादा खतरा भी नहीं होगा। प्राइमरी एलियंस की ज्यादा कीमत नहीं होती है और एक आम एलियन को प्राइमरी एलियन में बदलने के लिए उसे कम से कम 1 दिन का इंतजार करना होगा। इसलिए वीर फैसला करता है कि वो कम से कम 1 म्यूटेंट एलियन की एनर्जी बेचेगा ताकि उसे जल्द से जल्द 3 करोड़ रुपए मिल सकें। बस यही सोचकर वीर पूरी तैयारी के साथ अपने कमरे से बाहर निकलता है। हालांकि जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वहां मौजूद कुछ लोग उसकी तरफ इशारा करके हंस रहे थे, मानो उसका मजाक उड़ा रहे हों। उनमें से कोई भी वीर के पास तक नहीं आ रहा था। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो कोई भूत हो। हैरानी की बात तो ये थी कि वो सभी लोग वीर की ही तरह पृथ्वीवासी थे, पर फिर भी वो सब वीर से दूर ही रहते थे। आमतौर पर जब पृथ्वी से कोई टाइटन ग्रह पर आता है तो फिर चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना हो, अगर उसकी मार्शल आर्ट्स की तकनीक थोड़ी बहुत भी अच्छी होती है तो उसे यहां कोई ना कोई साथी मिल ही जाता है और फिर वो लोग साथ मिलकर प्राइमरी एलियंस का शिकार करते हैं। पर वीर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर उसे देव आश्रम में एक भी साथी मिल जाता तो शायद उसे एलियंस का शिकार करने में और डेवलप होने में इतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन वीर का साथ देना तो दूर, उल्टा सब उससे दूर भागते थे। 3 महीने से ज्यादा टाइटन ग्रह में गुजारने के बाद वीर को अब इसकी आदत हो गई थी, इसलिए अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसका मजाक बना रहा है या उससे कोई दूर भाग रहा है। दरअसल उन लोगों के इस तरह के बर्ताव के पीछे भी एक कहानी है जिसे याद करके वीर आज भी एम्बैरस हो जाता है। तीन महीने पहले जब वो पहली बार देव आश्रम आया था तब उसकी नजर एक बड़ी सी सफेद लोमड़ी पर पड़ी थी। पहले तो वीर उस लोमड़ी को देखकर काफी हैरान हुआ था क्योंकि उस लोमड़ी की कदकाठी पृथ्वी ग्रह की लोमड़ी से काफी अलग थी। पर फिर उसे एहसास हुआ कि वो इस समय पृथ्वी पर नहीं बल्कि टाइटन पर है और ये लोमड़ी कोई आम लोमड़ी नहीं बल्कि एक एलियन है। इस बात का एहसास होते ही वीर तुरंत ही अपना खंजर निकालकर उस सफेद लोमड़ी पर निशाना साधता है। वीर की तरफ उस सफेद लोमड़ी के पीछे का हिस्सा था, इसलिए वो लोमड़ी अपनी तरफ होने वाले वार को देख नहीं पा रही थी। इसी बात का फायदा उठाकर वीर पूरी सावधानी के साथ अपने खंजर से उस लोमड़ी पर पीछे से वार कर देता है। वीर का ये एक वार पूरे देवाश्रम में उसे और अवनी शेरगिल को मजाक का विषय बना गया था। क्यों? क्योंकि वो सफेद लोमड़ी कोई एलियन नहीं बल्कि अवनी शेरगिल खुद थी, जो वीर की ही तरह एक पृथ्वीवासी थी। जब वीर ने उस पर वार किया उस समय डेविल सोल की शक्ति का इस्तेमाल करके अवनी ने अपना रूप बदल रखा था। अवनी शेरगिल पूरे देवाश्रम में सबसे ताकतवर लड़की थी। सेक्रेड जीन पॉइंट्स के साथ उसके फिजिकल डेवलपमेंट की पहली लेवल पूरी होने ही वाली थी और वो दूसरे लेवल की तरफ बढ़ रही थी। ऐसे में अभी अभी आया एक लड़का इस तरह से उस पर पीछे से वार करे, उसके लिए काफी बेइज्जती की बात थी और यही वजह थी कि यह हादसा सबके लिए मजाक बन गया था। हालांकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अवनी के सामने इस बात का मजाक बनाए, लेकिन पीठ पीछे सभी इस बात पर हंसते थे और तभी से देव आश्रम में वीर सनकी नाम से फेमस हो गया। इस हादसे के बाद से अवनी ने खुलेआम इस बात का ऐलान कर दिया कि देव आश्रम में अगर कोई भी वीर के साथ नजर भी आ गया तो वो इंसान बिना कुछ किए ही अवनी के दुश्मनों की लिस्ट में आ जाएगा। देव आश्रम में कोई भी अवनी की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। आखिर पानी में रहकर मगर से बैर कौन रखता है, और एक पल के लिए अगर कोई अवनी शेरगिल से दुश्मनी मोल लेना चाहे भी तो भी वीर रहेजा जैसे कमजोर इंसान के लिए
ये कोई क्यों करना चाहेगा? बस यही वजह थी कि देव आश्रम में सभी वीर से अपनी दूरी बनाए रखते थे। जैसे वीर के लिए टाइटन ग्रह पर पहले से ही कम मुसीबतें थीं कि सोने पर सुहागा करने के लिए वो अवनी शेरगिल की ब्लैकलिस्ट में भी आ गया। पर वीर इसके लिए अवनी को गलत नहीं ठहरा सकता, क्योंकि गलती खुद वीर की ही थी। वो पहली बार सिर्फ अपने शहर से ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी से ही दूर किसी दूसरे ग्रह पर आया था और काफी ज्यादा नर्वस था। साथ ही साथ उसने कभी भी ना तो ऐसे अजीब से जानवर देखे थे और ना ही किसी को ऐसे रूप बदलते देखा था। हाँ, अपनी मां के साथ वो एक सीरियल देखता था जिसमें लड़की अपना रूप बदलकर नागिन बन जाती थी, पर असल जिंदगी में उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। कम से कम इच्छाधारी लोमड़ी तो नहीं देखी थी, किसी फिल्म या सीरियल में भी नहीं। तो ऐसे में उससे इस तरह की गलती होना लाजमी था। पर फिर भी वो अवनी शेरगिल को कोई दोष नहीं देना चाहता था। यही क्या कम है कि उसकी इस गलती पर अवनी ने गुस्से में उसे जान से मारा नहीं, वरना 18 साल की कम उम्र में ही उसकी फोटो पर हार अच्छा नहीं लगता। देवाश्रम में टेलीपोर्ट होकर आने में एक ही बात सबसे अच्छी है, और वो ये कि यहां पर मौजूद लोग किसी सीक्वेंस में नहीं चुने जाते। इसलिए यहां पर वीर की जान पहचान का कोई भी नहीं है, और तभी किसी को भी वीर का असली नाम भी नहीं पता। यह भी एक वजह है कि सभी लोग वीर को सन के नाम से ही जानते हैं। उन लोगों की बातों पर ध्यान दिए बगैर वीर बिना किसी से कुछ कहे अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है। आमतौर पर प्राइमरी एलियंस देव आश्रम से कुछ 10-12 किलोमीटर की दूरी पर पाए जाते हैं। इससे पहले वीर ने उस इलाके में जाने की कभी हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो इस लायक नहीं था कि प्राइमरी एलियंस का सामना कर सके। पर अब उसके पास उसका कवच है, इसलिए वो आसानी से प्राइमरी एलियंस का शिकार कर सकता है। पिछली बार तो एक तांबे के दांत वाले गैंडे का शिकार करने की कोशिश में बुरी तरह से घायल हो गया था, और दुख की बात तो यह थी कि वो एलियन प्राइमरी एलियंस की कैटेगरी में सबसे कमजोर एलियन था। पर फिर भी उसने वीर को बुरी तरह से घायल कर दिया था। पर अब वीर आसानी से उस तांबे के दांत वाले गैंडे को मार सकता था। पर फिर भी इस समय वीर उस तांबे के दांत वाले गैंडे का शिकार करने के बजाय फुर्तीले टिड्डे का शिकार करने का फैसला करता है। हालांकि प्राइमरी एलियन के तौर पर फुर्तीले टिड्डों का शिकार बहुत ही नाजुक होता है, और अगर उनकी कमजोर जगह पर वार किया जाए तो उन्हें एक आम खंजर से ही आसानी से मारा जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि फुर्तीले टिड्डे इतने तेज होते हैं कि आम आदमी के लिए उनकी स्पीड का मुकाबला कर पाना आसान नहीं होता, और उनके आरी जैसे तेज पैर आसानी से एक इंसान की हड्डी पसली एक कर सकते हैं। एक बार ये फुर्तीले टिड्डे अगर किसी इंसान पर वार कर दें तो वो भले ही मरे या ना मरे, लेकिन अपाहिज जरूर हो जाता है। बस इसीलिए बहुत ही कम लोग इन फुर्तीले टिड्डों के शिकार के लिए निकलते हैं। लेकिन वीर के लिए इन फुर्तीले टिड्डों का शिकार करना सबसे बेस्ट ऑप्शन था। चाहे ये कितने ही फुर्तीले और ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अंत में हैं तो प्राइमरी एलियंस ही। चाहे ये फुर्तीले टिड्डे किसी भी तरह से वार करें, लेकिन वीर के सुनहरे कवच को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और वीर आसानी से उन्हें मार सकता है। और सबसे जरूरी बात, इन फुर्तीले टिड्डों के हाथ पांव और पंख कट जाने के बाद भी ये जिंदा रहते हैं। बस इसके बाद ये किसी पर वार नहीं कर पाते। इसलिए इस तरह से वीर आसानी से इन टिड्डों को अपने साथ ले जाकर काली क्रिस्टल की शक्ति की मदद से इन्हें एक म्यूटेंट एलियंस में बदल सकता है, और उसके बाद इनकी एनर्जी को बेच सकता है। और क्या पता, अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो कुछ फुर्तीले टिड्डों को मारकर उसे डेविल सोल भी हासिल हो सकती है। फुर्तीले टिड्डों की डेविल सोल एक तेज लंबे खंजर के आकार में होती है, एक ऐसा हथियार जिसे चलाने में वीर ने महारत हासिल कर रखी है। हालांकि यह तेज लंबा खंजर कहने को तो प्राइमरी एलियन की डेविल सोल से बना एक हथियार है, लेकिन फिर भी सभी हथियारों में सबसे तेज है। यहां तक कि इसकी तुलना म्यूटेंट एलियंस की डेविल सोल से बने हथियार से की जा सकती है। क्योंकि फुर्तीले टिड्डों का शिकार खतरनाक होता है, इसलिए बहुत ही कम लोग इसके शिकार के लिए निकलते हैं, और उससे भी कम लोगों के पास फुर्तीले टिड्डों की डेविल सोल से बना हथियार होता है। इसीलिए यह बहुत ही रेयर हथियार है, और अगर इसे बेचा जाए तो इसकी कीमत 2 करोड़ से भी ज्यादा की होगी। इसलिए वीर चाहता था कि वो फुर्तीले टिड्डे की डेविल सोल को हासिल कर ले। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है
तो फिर उसे म्यूटेंट एलियन की एनर्जी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे वीर फुर्तीले टिड्डों के इलाके के करीब जा रहा था, वैसे वैसे उसे कम से कम लोग दिख रहे थे और फुर्तीले टिड्डों के इलाके के आसपास तो उसे एक भी इंसान नजर नहीं आया। वीर जानता था कि इस इलाके में उसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है, इसलिए वो तेजी से चलने के बजाय बहुत ही धीमे धीमे कदम रख रहा था। वो पूरा इलाका लंबी घास और पेड़ से भरा हुआ था। ऐसे में इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि फुर्तीला टिड्डा कहां छुपकर बैठा होगा। एक छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है, इसीलिए जल्दबाजी में मरने से अच्छा है कि आराम से काम को अंजाम दिया जाए। आखिर दुर्घटना से देर भली होती है। वीर बस यही सोचे जा रहा था। एपिसोड नंबर 8। शूरवीर में अब आगे सुनिए फुर्तीले टिड्डों का सफाया। वीर सावधानी से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे घास में करीब 1 फुट लंबी हरे रंग की कोई चीज चिपकी नजर आई। अगर वो इतना सावधान नहीं रहता और ध्यान नहीं देता तो उसे यही लगता कि यह घास का ही हिस्सा है, न कि फुर्तीला टिड्डा जो एक ही वार में इंसान को अपाहिज बना सकता है। गहरे हरे रंग के उस फुर्तीले टिड्डे के पैर उसके शरीर से भी लंबे थे। साथ ही साथ उसके नाजुक शरीर के अपोजिट उसके पैर बहुत ही पैने और चमकदार भी थे। उसके पैरों की मजबूती की तुलना किसी उच्च श्रेणी के मिश्रित धातु से बड़ी आसानी से की जा सकती थी। वीर की किस्मत अच्छी थी कि इससे पहले कि वो फुर्तीला टिड्डा वीर को देख पाता, वीर की नजर उस पर पड़ गई, नहीं तो यह फुर्तीला टिड्डा उसकी जान ही ले लेता। सावधानी से आगे बढ़ते हुए वीर इस बात का अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि वो उस फुर्तीले टिड्डे के कितने नजदीक जा सकता है, जिससे कि उस फुर्तीले टिड्डे को उसकी आहट तक महसूस ना हो। उस फुर्तीले टिड्डे के करीब 6 फीट की दूरी पर आकर वीर वहीं रुक जाता है। वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अगर उस फुर्तीले टिड्डे को उसके वहां होने का आभास हो गया तो वीर छुपकर वार करने के अपने इस मौके को खो देगा। मौका देखकर वीर तेजी से घास से बाहर निकलता है और अपने खंजर से सीधे उसके पेट पर वार करता है। पर कहीं ना कहीं वीर ने उस फुर्तीले टिड्डे की स्पीड और खतरा पहचानने की शक्ति को नजरअंदाज कर दिया था। दरअसल फुर्तीले टिड्डे को वीर की आहट तभी लग गई थी जब वो तेजी से घास से बाहर निकला था। इसीलिए इससे पहले कि वीर पूरी तरह से उस पर वार कर सके, वो फुर्तीला टिड्डा तेजी से हवा में उड़कर अपने पैरों से वीर पर वार कर देता है। भले ही वीर समय से उस फुर्तीले टिड्डे के वार से बचता है और पीछे हट जाता है, पर फिर भी फुर्तीले टिड्डे के पैर वीर के माथे पर लग ही जाते हैं। जैसे लोहे से टकराने की आवाज आती है, ठीक वैसी ही आवाज पूरे इलाके में गूंज जाती है। क्योंकि वीर ने अपना सुनहरा कवच पहना हुआ था, इसलिए फुर्तीले टिड्डे के इस वार से वीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी उसे हल्का सा चक्कर आता महसूस हुआ, मानो कि उसका सिर किसी पत्थर से जा टकराया हो। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि उसके सुनहरे कवच पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। एक्साइटेड वीर इस मौके का फायदा उठाते हुए एक बार फिर अपने खंजर से उस फुर्तीले टिड्डे के पेट पर वार करके उसके 2 टुकड़े कर देता है। इस बार उसका निशाना अचूक था, जिसकी वजह से फुर्तीले टिड्डे को बचाव या वार करने का कोई मौका नहीं मिला। प्राइमरी एलियन फुर्तीला टिड्डा मारा गया। आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। ये कवच वाकई कमाल का है। जब तक ये मेरे साथ है, मैं जिसे चाहूं से मार सकता हूं और कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहां तक कि म्यूटेंट एलियंस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक ये कवच मेरे साथ है, तब तक मैं सुरक्षित हूं। ठीक वैसे ही जैसे खट्टप्पा के होते बाहुबली का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने आखिरी ख्याल पर वीर खुद ही हंस पड़ता है, पर इस समय वो इतना खुश था कि उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। अचानक से ही वीर के अंदर एक नया जोश आ जाता है और वो इन फुर्तीले टिड्डों से छुपना बंद कर देता है, बल्कि वो तो सीना चौड़ा करके उस पूरे इलाके में ऐसे घूमने लगता है जैसे कि
कितनी बड़ी जंग जीत कर आया हो। उसकी इस हरकत की वजह से वो कई फुर्तीले टिड्डों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। एक शातिर शिकारी की तरह वीर ने जानबूझकर यह जाल बिछाया था और एक एक करके सभी फुर्तीले टिड्डे उस पर वार करने के लिए सामने आ जाते हैं, लेकिन वीर के कवच की वजह से कोई उसे एक खरोंच तक नहीं पहुंचा पाता। मौके का फायदा उठाते हुए वीर एक ही वार में एक एक करके उन सभी टिड्डों का काम तमाम कर देता है। प्राइमरी एलियन फुर्तीला टिड्डा मारा गया। आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। प्राइमरी एलियन फुर्तीला टिड्डा मारा गया। आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। वीर के दिमाग में लगातार गूंजती ये आवाज उसे एक उत्साह के साथ भरती जा रही थी। उसे पता भी नहीं चला कब उसने 50 से भी ज्यादा फुर्तीले टिड्डे मार गिराए। फुर्तीले टिड्डों के इलाके में मचे आतंक से अनजान देव आश्रम का एक अन्य सदस्य जय सहगल अपनी किस्मत को कोसता हुआ उसी फुर्तीले टिड्डों के इलाके की तरफ बढ़ रहा था। वीर की तरह जय भी एक पृथ्वीवासी था। बस फर्क इतना था कि वीर की पिता की मौत के बाद वीर की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी और जय एक बहुत ही बड़े घर से था। पर यहां पर अपना एक स्टेटस हासिल करने के लिए जय के पास अवनी शेरगिल का चेला बनने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। दरअसल जय को अपने फिजिकल डेवलपमेंट की लेवल को पूरा करने और श्रेष्ठ का स्टेटस हासिल करने के लिए अभी भी 100 जीन पॉइंट्स की जरूरत थी, जो किसी म्यूटेंट एलियन की एनर्जी से हासिल हुए हों। लेकिन इतने पॉइंट्स हासिल करना उसके अकेले की बस की बात नहीं थी। भले ही यहां देव आश्रम में उसके पास बहुत पैसा हो, पर हर चीज पैसों से खरीदना नामुमकिन होता है। जैसे पैसों से केवल आम और प्राइमरी एलियंस की एनर्जी ही खरीदी जा सकती है, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो म्यूटेंट एलियंस की एनर्जी बेचते हों। केवल अवनी शेरगिल जैसे ही लोग जिनके पास सबसे ज्यादा सेक्रेड ब्लड जीन पॉइंट्स हैं, वही म्यूटेंट एलियंस की एनर्जी बेच सकते हैं। लेकिन अवनी शेरगिल का भी एक उसूल है। उसके लिए पैसों से ज्यादा ईमानदारी और मेहनत मायने रखती है। यह भी एक वजह है कि जय को अवनी के ग्रुप में रहना इतना नहीं खलता और इसीलिए इस समय भी वो अवनी के लिए ऐसी जगहों की तलाश कर रहा था जहां पर इंसानों की मौजूदगी कम से कम हो और सेक्रेड ब्लड और म्यूटेंट एलियंस की तादाद ज्यादा हो। अगर ऐसी कोई जगह मिल जाती है तो अवनी अपने पूरे ग्रुप के साथ उन एलियंस पर हमला कर देगी और बदले में उसके ग्रुप के लोगों को उन एलियंस की एनर्जी मिल जाएगी। पिछले 1 महीने से जय ऐसी ही किसी जगह की तलाश कर रहा था, पर अफसोस उसे ऐसी कोई जगह नहीं मिली। अब तो उसका साथ लाया खाने पीने का सामान भी खत्म होने लगा था। इसीलिए उसने वापस देव आश्रम जाने की सोची। वो देव आश्रम की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे फुर्तीले टिड्डों का इलाका दिखा और वो एक बार इस इलाके का चक्कर लगाने की सोचता है। क्या पता जिस जगह की वो पिछले 1 महीने से तलाश कर रहा है ये वही जगह हो। हालांकि फुर्तीले टिड्डों के इलाके में घुसते ही उसे बहुत ही अजीब सा महसूस होता है। काफी अंदर आ जाने पर भी उसे एक भी फुर्तीला टिड्डा नहीं दिखता, जो बहुत ही ज्यादा अजीब बात थी। 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद उसे जमीन पर खून के निशान दिखाई देते हैं और उसे यह समझते देर नहीं लगती कि इस जगह पर क्या हुआ होगा। किसी ने फुर्तीले टिड्डों का सफाया कर दिया, पर किसने? अपने देव आश्रम में ऐसे 1 ही 2 लोग हैं और वो भी ग्रुप में शिकार करते हैं। हालांकि यहां पर 1 से ज्यादा लोगों के होने के निशान नहीं दिख रहे, तो क्या किसी ने अकेले ही? जय को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसे और भी ज्यादा खून के दाग नजर आ रहे थे। उन खून के निशानों का पीछा करते हुए जय एक छोटी सी पहाड़ी की तरफ चला जाता है, पर वहां पहुंचते ही जो नजारा उसके सामने होता है उसे देखकर उसके कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। फुर्तीले टिड्डों की लाशों के ढेर के बगल में एक सुनहरे रंग का आदमी ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि दुश्मनों को मारने के बाद कोई सुपर हीरो।
सूरज की रोशनी में वो आदमी ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी रोबोट को सोने का कवच पहना दिया गया हो। ओ भाई, क्या तुमने इन सभी फुर्तीले टिड्डों को मारा है? जय सुनहरे रंग के कवच पहने आदमी के आसपास देखता हुआ पूछता है। फुर्तीले टिड्डों की लाश से अभी भी खून बह रहा था, जिससे यह बात साफ थी कि उन टिड्डों को मरे हुए ज्यादा समय नहीं बीता है, पर सिर्फ एक अकेले आदमी ने इन सभी टिड्डों को मार गिराया। भले ही ये फुर्तीले टिड्डे अभी प्राइमरी एलियंस हों, पर फिर भी खतरनाक होते हैं। यहां तक कि देव आश्रम के सबसे ताकतवर योद्धा भी इनसे भिड़ने की नहीं सोचते। फिर ये कैसे? एपिसोड नंबर 9। शूरवीर में अब आगे सुनिए। गंगाधर ही शक्तिमान है। जमीन पर कम से कम 3 दर्जन मरे हुए फुर्तीले टिड्डे होंगे। इतने टिड्डों को मारने के लिए अवनी शेरगिल को भी किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। तो इस इंसान ने अकेले इतने सारे टिड्डों को कैसे मार गिराया? कौन है ये? सुपरमैन, स्पाइडरमैन या फिर बाहुबली? तुम्हें क्या चाहिए? एक फुर्तीले टिड्डे की कीमत 10,000 रुपए। वीर अपने सामने खड़े हैरान लड़के को देखते हुए पूछता है। जय के वहां आने से पहले वीर सोच ही रहा था कि वो इतने सारे मरे हुए टिड्डों का क्या करे। जोश जोश में उसने इतने टिड्डे मार तो दिए, पर वो ये भूल गया कि जरूरत से ज्यादा इन फुर्तीले टिड्डों की एनर्जी हासिल करने के बाद उसे एक भी जीन पॉइंट नहीं मिलेगा। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी जय वहां आ गया था और उसने वीर को इन टिड्डों की लाश के साथ देख लिया। अच्छा हुआ वीर ने अपना कवच अभी तक पहना हुआ था, नहीं तो शायद जय उसे पहचान लेता। एक टिड्डा 10,000 का? बस इतना सस्ता? जय हैरानी से वीर को देखता है। ये पहली बार कुछ बेच रहा है। ये पहली बार कुछ बेच रहा है क्या जो इतना कम दाम लगा रहा है? जय वीर को देखते हुए सोचता है। भले ही बहुत से लोग प्राइमरी एलियंस का शिकार कर लेते हों, पर फिर भी इस तरह के एलियंस की तादाद कम होती है, खासकर फुर्तीले टिड्डे जैसे, खास करके फुर्तीले टिड्डे जैसे एलियंस की, जिनकी एनर्जी आज तक किसी ने भी हासिल नहीं की थी। इसीलिए इनकी कीमत 10,000 से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। और अगर वीर इन टिड्डों की लाशों को देव आश्रम पहुंचाने में जय की मदद कर देता है तो यही दाम 2-3 गुना तक बढ़ सकता है। तो फिर सुनहरे कवच में खड़ा यह आदमी अपना नुकसान क्यों करना चाहता है? ऐसा तो नहीं कि 1 महीने से जगह जगह घूम के खुद जय के कान खराब हो गए हों और उसने कुछ गलत सुन लिया हो? जय हैरानी से वीर को देखते हुए सोचता है। हां, 10,000 का एक टिड्डा लेना है तो लो, वरना चलते बनो। वीर का जवाब जय के शक को दूर कर देता है और जय को विश्वास हो जाता है कि यह आदमी वाकई में पहली बार कुछ बेच रहा है, इसीलिए इसे इन फुर्तीले टिड्डों की सही कीमत नहीं पता। पर जय जैसा सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं था। वीर को अच्छे से पता था कि इन फुर्तीले टिड्डों की क्या कीमत है, पर वो जानता था कि बिना किसी कन्वीनियंस के इतने सारे मरे हुए फुर्तीले टिड्डों को वापस देव आश्रम ले जा पाना नामुमकिन है। और अगर वो किसी साधन की तलाश में इन टिड्डों को यहां छोड़कर चला जाता है तो हो सकता है कि कोई इन्हें चोरी कर ले। इसीलिए वीर ने बिना ज्यादा सोचे समझे इन टिड्डों की ये कीमत लगा दी। और वैसे भी वीर के पास इतना समय और स्टेमिना नहीं था कि वो इन सब चीजों में उसे बर्बाद करे। उसे इससे भी जरूरी चीजें करनी थीं और इसीलिए वो थोड़ा नुकसान उठाने के लिए तैयार था। हाँ बिल्कुल, मैं ये सारे फुर्तीले टिड्डे खरीद लूंगा। वैसे कुल मिलाकर कितने हैं ये? जय तो खुशी से पागल हो गया था। ये फुर्तीले टिड्डे हर तरह से उसके लिए फायदेमंद हैं। एक तो ये उसे कम कीमत में मिल रहे हैं और दूसरा इनकी सप्लाई कम होने की वजह से ये बहुत ही यूनिक गिफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये 43 फुर्तीले टिड्डे हैं। क्योंकि तुम आदमी सही लग रहे हो इसीलिए मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दे दूंगा, जिसके बाद ये सभी टिड्डे तुम्हें 4 लाख में पड़ेंगे। वीर ज्यादा सोचे समझे बिना जय को अपना आखिरी ऑफर बताता है। उसे लगा था कि जय के पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए उसने जय को डिस्काउंट भी दे दिया। भाई
मैं तुम्हें इन फुर्तीले टिड्डों के 10 लाख दूंगा और ये 10 लाख रुपए का एडवांस और रखो। ये फ्यूचर में तुम्हारे द्वारा मुझे मिलने वाले सभी शानदार चीजों के लिए है। मुझसे डील करके तुम्हें फायदा ही फायदा होगा। मैं हमेशा तुम्हारे सामान की अच्छी से अच्छी कीमत लगाऊंगा और अगर तुम्हारे पास म्यूटेंट एलियन की एनर्जी हुई तब तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। जय अपने बैग से नोटों के बंडल निकालकर वीर की तरफ बढ़ाते हुए कहता है। सच पूछो तो इस समय जय जिस हालत में था उसे देखकर वीर को विश्वास नहीं था कि उसके पास 4 लाख रुपए भी होंगे, फिर 20 लाख तो बहुत दूर की बात है। पर वीर ये नहीं जानता था कि ये 20 लाख रुपए जय के लिए कुछ भी नहीं है। इतना तो वो एक टाइम के खाने पर उड़ा सकता है। फिर यहां तो उसे ऐसा इंसान मिला जिसने अकेले ही इतने टिड्डों को मार गिराया। फ्यूचर में ऐसा इंसान उसके बहुत काम आ सकता है। ये इंसान नहीं बल्कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है और ऐसी मुर्गी पर जितने भी पैसे खर्च करो कम है। तुम्हारी फटीचर हालत को देखकर लगता तो नहीं कि तुम इतने अमीर हो। वीर नोटों का बंडल लेते हुए जय से कहता है और उसकी बात सुनकर जय हल्का सा मुस्कुरा देता है। सच पूछो तो पैसों के अलावा मेरे पास और है ही क्या। यूं समझ लो कि मैं टाइटन ग्रह का मुकेश अंबानी हूं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए एडवांस में दिए ताकि तुम्हारे पास अगर फ्यूचर में ऐसी कोई भी शानदार चीज आए तो वो तुम मुझे ही बेचना। और अगर तुम किसी म्यूटेंट एलियन की एनर्जी मुझे बेचोगे तब तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। जय अपनी बड़ाई करते हुए कहता है। कहीं ना कहीं उसे यह भी डर था कि कहीं उसके हाथ से ये सोने का अंडा देने वाली सुनहरी मुर्गी निकल ना जाए। इसीलिए उसे जितना हो सके उतना दाना डालो ताकि ये मुर्गी कहीं और ना जा पाए। भाई तुम बोलते बहुत हो। खैर अपना नाम और पता बता दो, फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ मिलेगा तो मैं तुम्हें कांटेक्ट कर लूंगा। वीर गहरी सांस लेते हुए कहता है। जय का बड़बोलापन अब वीर को बोर कर रहा था, पर फिर भी एक बात को वीर अनदेखा नहीं कर सकता और वो ये कि जय के बड़बोलेपन के बावजूद वो ईमानदार है, वरना 4 लाख के 10 लाख कौन देता है। फ्यूचर में जय उसके बहुत काम आएगा। बस एक बार वो काले क्रिस्टल की मदद से एक प्राइमरी एलियन को म्यूटेंट एलियन में बदल दे, फिर तो जय आसानी से उसे 3 करोड़ तो क्या उससे कहीं ज्यादा दे देगा। आखिर वो टाइटन ग्रह का मुकेश अंबानी जो है। जय सहगल नाम तो सुना ही होगा, पर हाँ मेरा असली नाम भी यही है। नहीं, मेरा मतलब है कि हमारे देव आश्रम में कई लोगों के निक नेम भी है ना, जैसे एक लड़का है जिसको हम सनकी बुलाते हैं, पर मेरा ऐसा कोई नाम नहीं है। तुम चाहो तो मुझे रिची रिच बुला सकते हो। और हाँ, मैं रूम नंबर 1046 में रहता हूँ। तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो और यहाँ टाइटन ग्रह पर कब से हो। अच्छा छोड़ो ये सब, मैं तो कहता हूँ कि मेरे साथ चलो, थोड़ा गप्पे शप्पे हाँकेंगे, मस्ती करेंगे। वैसे हमारी जोड़ी बिल्कुल बैटमैन और रॉबिन जैसी नहीं है। तुम बैटमैन और मैं रॉबिन, बस फर्क इतना है कि यहां बैटमैन नहीं बल्कि रॉबिन अमीर है। जय एक्साइटेड होकर वीर से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है, पर अपने पिता की मौत के बाद से वीर ने सबसे घुलना मिलना काफी कम कर दिया है। ना ही उसे दोस्त बनाना पसंद है, ना ही वो किसी से बात करता है। अगर उसके लिए कोई खास मायने रखता है तो वो है उसकी मां और उसकी बहन। साथ ही साथ वो ये भी नहीं चाहता था कि जय को पता चले कि वीर और कोई नहीं बल्कि वही सनकी है जिसके बारे में वो अभी अभी बात कर रहा था। वीर को डर था कि कहीं उसकी असलियत जानकर जय भी बाकी लोगों की तरह उससे दूरी न बना ले। इसलिए बेहतर यही है कि जय से जितना कम से कम बोलो उतना अच्छा है। मेरा नाम डॉलर है और तुम्हारे लिए बस इतना ही काफी है। पैसे तैयार रखना, मैं बहुत जल्द रूम नंबर 1046 में एक शानदार चीज लेकर आऊंगा। इतना कहकर वीर पैसों को अपने बैग में रखता है और जय से विदा लेते हुए टिड्डों के इलाके से बाहर जाने लगता है। भाई तुम्हारा इंतजार करूंगा, आना जरूर। और हाँ, चिंता मत करना, पैसों की कमी नहीं है मेरे पास। वीर को जाता हुआ देखकर जय पीछे से हाथ हिलाते हुए चिल्लाते हुए कहता है और देखते ही देखते वीर उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। डॉलर नाम थोड़ा अजीब नहीं है? खैर मुझे क्या करना, मुझे तो बस सामान से मतलब है। और वैसे भी डॉलर नाम भले ही अजीब हो, लेकिन सनकी से तो अच्छा ही है ना।
पता नहीं वो लूजर कहां भटक रहा होगा। वीर के जाने के बाद जय सोचता है, बेचारे को अब तक समझ नहीं आया कि गंगाधर ही शक्तिमान है, यानी कि जिस सनकी का देव आश्रम में ये सारे लोग मजाक उड़ाते हैं वो कोई और नहीं, वीर उर्फ डॉलर ही है। एपिसोड नंबर 10। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सारे एपिसोड वहां पर मिल जाएंगे। शूरवीर में अब आगे सुनिए। ग्रैंड मास्टर, अब इन्हें वापस देव आश्रम कैसे लेकर जाऊं? वीर के जाने के बाद जय अपने सामने मरे हुए फुर्तीले टिड्डों का ढेर देखकर सोचने लगता है। अगर 10-12 टिड्डे होते तो वो आसानी से अपने बैग में रखकर ले जा सकता था, पर यहां तो 43 टिड्डे हैं। उसे किसी ना किसी की तो मदद लेनी ही होगी। काश वो डॉलर इन टिड्डों को देव आश्रम पहुंचाने में उसकी मदद कर देता। जय गहरी सांस लेते हुए सोचता है, पर अब जब डॉलर यहां नहीं है तो उसे खुद ही इन मरे हुए फुर्तीले टिड्डों को वापस लेकर जाना होगा। कुछ देर तक सोचने के बाद जय कुछ फुर्तीले टिड्डे अपने बैग में रखकर देव आश्रम ले जाने और बाकी बचे हुए टिड्डों के लिए अपने दोस्तों की मदद मांगने का फैसला करता है। अच्छी बात यह थी कि फुर्तीले टिड्डों के इलाके में इंसान ना के बराबर होते हैं, इसीलिए जब जय देव आश्रम से अपने दोस्तों के साथ लौटता है तो फुर्तीले टिड्डों की लाशें उसे वहीं मिलती हैं जहां उसे वो छोड़कर गया था। इतने सारे मरे हुए फुर्तीले टिड्डों को देखकर जय के दोस्तों का हैरानी से मुंह वैसे ही खुला का खुला रह जाता है जैसे कि कुछ घंटे पहले जय का था। जय, क्या सच में उस डॉलर ने अकेले इन सारे फुर्तीले टिड्डों को मारा है? जय का दोस्त हैरानी से फुर्तीले टिड्डों की लाशों का ढेर देखते हुए पूछता है। और क्या, मतलब मैंने उसे मारते हुए तो नहीं देखा, लेकिन उस वक्त उस इलाके में कोई और था भी नहीं और ये टिड्डे तुरंत ही के मरे हुए लग रहे थे। अब अगर उसने नहीं मारे होंगे तो भला और कौन मारेगा? कैप्टन अमेरिका? जय थोड़ा चिढ़ते हुए अपने दोस्तों से कहता है। कोई उसके सोने की मुर्गी की काबिलियत पर शक करे, ऐसा वो भला कैसे देख सकता था? इतने सारे टिड्डे एक साथ मारना खुद कैप्टन अमेरिका के भी अकेले के बस की बात नहीं है। उसे भी बाकी सारे एवेंजर्स की मदद की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई। मेरे हिसाब से तो ये एक से ज्यादा लोगों का काम है, जैसे कोई गैंग। और जब बाकी लोग इन लाशों को वापस ले जाने के लिए किसी साधन का इंतजाम करने गए होंगे तब उस डॉलर ने सारा क्रेडिट खुद ले लिया होगा। एक इंसान अकेले इतने सारे फुर्तीले टिड्डों को मार ही नहीं सकता। वो जरूर अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा होगा। जय का दोस्त मुंह बनाते हुए कहता है और उसके बाकी दोस्त भी उसकी बात से सहमत होते हैं। उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं था कि वीर ने अकेले इन फुर्तीले टिड्डों को मारा है। उन लोगों को अपनी बातों पर अड़ा हुआ देखकर जय समझ गया कि इनमें से किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं है, इसीलिए उसने आगे कुछ और नहीं कहा। बस चाहे कोई कुछ भी कहे, पर जय एक बात बहुत अच्छे से जानता था, बल्कि उसे विश्वास था कि इन सभी फुर्तीले टिड्डों को डॉलर यानी कि वीर ने ही मारा है। और समय आने पर ये बेवकूफ लोग भी उसकी इस बात पर विश्वास करेंगे। जहां एक तरफ जय अपने दोस्तों के साथ फुर्तीले टिड्डों की लाशों को देव आश्रम ले जाने की तैयारी कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ जिस शख्स ने इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया था वो अगले शिकार की तरफ बढ़ रहा था। फुर्तीले टिड्डों को मारने के बाद वीर देव आश्रम जाने के बजाय तांबे के दांत वाले गैंडे का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। अब क्योंकि उसने लगभग सभी फुर्तीले टिड्डों को जान से मारा था, मार दिया था, इसलिए फुर्तीले टिड्डों के इलाके में उसे एक भी फुर्तीला टिड्डा नहीं मिला। ऐसे में उसने तांबे के दांत वाले गैंडों का शिकार करने का फैसला किया। हालांकि इससे पहले जब उसने ऐसा करने की कोशिश की थी तब वो बुरी तरह से घायल हो गया था, पर अब वक्त बदल चुका है। अब उसके पास उसका सुनहरा कवच है, इसलिए अब वो आसानी से उस तांबे के दांत वाले गैंडे का सामना कर सकता है। बस यही ख्याल मन में लिए वीर तांबे के दांत वाले गैंडे की तलाश में निकल पड़ा। देव आश्रम के आसपास काफी सारे तांबे के दांत वाले गैंडे घूमते रहते हैं और
उनमें पूरी तरह से विकसित हो चुके तांबे के दांत वाले गैंडों की तादाद भी अच्छी खासी होती है। तो अगर मैं काले क्रिस्टल की मदद से किसी प्राइमरी तांबे के दांत वाले गैंडे को म्यूटेंट वाला जानवर बना लेता हूं तो किसी को भी मुझ पर शक नहीं होगा। बस यही ख्याल मन में रखकर वीर तांबे के दांत वाले गैंडों के इलाके में पहुंचता है और तांबे के दांत वाले गैंडे की तलाश करता है। कुछ ही दूरी पर उसे तांबे के दांत वाले गैंडों का एक झुंड दिखता है। अपने पिछले अनुभव के कारण वीर अच्छे से जानता था कि इन तांबे के दांत वाले गैंडों का मुकाबला करना आसान नहीं है, और वो भी तब जब वो इतनी बड़ी तादाद में हो। इसीलिए वो बिना कोई जल्दबाजी किए पेड़ के पीछे छुपकर सही मौके का इंतजार करता है। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद उसे वो सही मौका मिल जाता है जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। उन तांबे के दांत वाले गैंडों के झुंड में वहां अब बस 2 ही तांबे के दांत वाले गैंडे बचे थे। बाकी सभी गैंडे इधर उधर चले गए थे। मौके का फायदा उठाते हुए वीर तुरंत ही पेड़ के पीछे से निकलता है और इससे पहले कि वो तांबे के दांत वाले गैंडे अपनी तरफ आने वाले खतरे को भांप पाते, वीर अपने सुनहरे कवच की मदद से उन दोनों गैंडों को मौत की नींद सुला देता है। प्राइमरी एलियन तांबे के दांत वाला गैंडा मारा गया। आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई। 0 से 10 खास जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। प्राइमरी एलियन तांबे के दांत वाला गैंडा मारा गया। आपको प्राइमरी तांबे के दांत वाले गैंडों की डेविल सोल हासिल हो गई है। 0 से 10 खास जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। अपने दिमाग में यह आवाज सुनकर वीर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं होता जो पिछले 1 दिन से कुछ ज्यादा ही चमक रही हैं। 43 फुर्तीले टिड्डे और इतने दिनों से हजारों आम एलियन मारने के बाद भी उसे एक भी डेविल सोल नहीं मिली, और अभी बस 2 तांबे के दांत वाले गैंडों को मारने भर से ही उसे एक डेविल सोल हासिल हो गई। डॉक्टर खुराना सही कहते थे, डेविल सोल मिलना वाकई में किस्मत की बात है। वीर की खुशी का ठिकाना नहीं था। भले ही तांबे के दांत वाले गैंडे टाइटन के बहुत ही आम एलियन हैं, पर फिर भी इनकी डेविल सोल मिलना बहुत बड़ी बात है। कहने को तो तांबे के दांत वाले गैंडे प्राइमरी एलियंस की कैटेगरी में आने वाले कमजोर एलियंस में से एक होते हैं, पर फिर भी इनकी डेविल सोल काफी ज्यादा फेमस है। इसलिए वीर के लिए केवल 2 गैंडों को मारने से ही उसकी डेविल सोल हासिल होना बहुत बड़ी बात थी। अपनी आंखों को बंद करके वीर तांबे के दांतों वाले गैंडे की डेविल सोल को बुलाता है और कुछ ही सेकंड्स में उसे एक कांटेदार परछाई नजर आने लगती है। वीर के देखते ही देखते वो तांबे की कांटेदार परछाई आधे चंद्रमा के आकार में दिखने वाले भाले के रूप में बदलकर वीर के हाथों में आ जाती है। प्राइमरी तांबे के दांत वाले गैंडे की डेविल सोल की कैटेगरी हथियार। अपने दिमाग में इस आवाज को सुनकर वीर खुशी से झूम उठता है। आधे चंद्रमा के शेप का वो भाला देखने में बहुत ही चमकदार और खतरनाक था। कुछ समय तक वीर उस भाले के साथ इस तरह से खेलता है जैसे कि कोई 2 साल का बच्चा अपने पसंदीदा खिलौने के साथ खेल रहा हो। अपने शौक और टाइटन ग्रह पर आने से पहले मिली ट्रेनिंग की वजह से वीर को भाला चलाने की बेसिक्स अच्छे से पता थी। इसीलिए अपने भाले को अलग अलग दिशा में चलाने में वीर को किसी भी तरह की परेशानी नहीं महसूस हो रही थी। शरीर पर सुनहरा कवच और हाथ में आधे चंद्रमा के शेप का भाला लिए वीर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो प्राचीन समय का कोई वॉरियर हो, और ये एहसास वीर के लिए कमाल का था। खासकर तब जब एक दिन पहले उसके पास डेविल सोल तो दूर, विकसित होने के पहले चरण को पूरा करने के लिए पर्याप्त जीन पॉइंट्स भी नहीं थे। कुछ देर तक अपने नए हथियार के साथ खेलने के बाद वीर उसे वापस परछाई के रूप में बदल देता है और एक जिंदा तांबे के दांत वाले गैंडे की तलाश में निकलता है। किस्मत से उसे एक अकेला प्राइमरी तांबे के दांत वाला गैंडा दिख भी जाता है और मौका देखकर वीर उसे अधमरा करके अपनी कैद में ले लेता है। अब बस उसे इस प्राइमरी जानवर को देव आश्रम ले जाकर काले क्रिस्टल की मदद से म्यूटेंट हुए जानवर में बदलना है। रास्ते में
एक सुनसान जगह देखकर वीर अपने शरीर से अपना कवच हटाकर अपने असली रूप में आ जाता है और कंधे पर रस्सियों से बंधे हुए अधमरे तांबे के दांत वाले गैंडे को लादे देव आश्रम की ओर बढ़ता रहता है। हालांकि इस समय उसकी किस्मत थोड़ी खराब थी, क्योंकि देव आश्रम के गेट पर ही वीर का सामना देव आश्रम के ऐसे गैंग से हो गया जिनकी नजरों में वीर कांटे की तरह चुभता था। वैसे तो देव आश्रम में सभी वीर से दूर रहते थे, लेकिन इस गैंग के लोगों को वीर से कुछ खास लगाव था। तभी तो वो लोग वीर को बेइज्जत करने और नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे, खासकर कि उस गैंग का लीडर जिसे देव आश्रम में सभी ग्रैंड मास्टर के नाम से जानते थे। बस यही होना बचा था। इतना अच्छा दिन बीतने के बाद अब इन मूर्खों की फौज से सामना होना जरूरी था क्या? वीर उस गैंग के लोगों को देखकर सोचता है जो इस वक्त अलग अलग एलियंस की डेविल सोल को अपनी अपनी सवारी बनाए देव आश्रम से बाहर निकल रहे थे। वीर को इस गैंग या देव आश्रम के किसी भी इंसान से कोई भी मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी इस गैंग ने देव आश्रम में उसका जीना हराम कर दिया था। और जिस इंसान ने उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रखा था वो था ग्रैंड मास्टर के नाम से जाना जाने वाला उस गैंग का लीडर, जो इस समय पीठ पर लाल तलवार लिए और 3 पैरों वाले घोड़े की डेविल सोल को अपनी सवारी बनाए देव आश्रम से बाहर निकल रहा था। देव आश्रम में 3 ही ऐसे लोग हैं जो अधिकतम सीक्रेट जीन पॉइंट्स के साथ शारीरिक रूप से म्यूटेंट होने की कगार पर हैं, और ग्रैंड मास्टर उन्हीं 3 लोगों में से एक है। वीर ये तो नहीं जानता कि ग्रैंड मास्टर का असली नाम और पहचान क्या है, पर उसे इतना जरूर पता है कि वो खुद को पूरे देव आश्रम का राजा समझता है। खैर, इस समय वीर इन लोगों की वजह से अपना मूड नहीं खराब करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप बिना कुछ कहे थोड़ा साइड में खड़ा हो जाता है ताकि उन लोगों को जाने का रास्ता मिल सके। पर जैसा कि होना ही था, इस गैंग के लोगों को वीर से कुछ खास लगाव था, खासकर इस गैंग के लीडर को। तभी तो वीर को देखते ही उस गैंग का लीडर ग्रैंड मास्टर अपनी सवारी को ठीक उसके बगल में रोककर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। अगले ही पल देव आश्रम में एक चट की आवाज गूंजती है और सभी देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर ने अपने लेदर के कोड़े से वीर के कंधे पर जोरदार वार किया है। ग्रैंड मास्टर के वार की वजह से वीर के कंधे पर रस्सियों से बंधा तांबे के दांत वाला गैंडा नीचे जमीन पर गिर जाता है। जिस जगह पर वीर को कोड़ा लगता है उस जगह का कपड़ा फट जाता है, जिसमें से उसका घाव साफ नजर आने लगता है, जो अब धीरे धीरे सूज रहा था। पर हैरानी की बात तो यह थी कि इतने गहरे घाव के बावजूद वीर के मुंह से उफ तक नहीं निकली और वो बस चुपचाप वहीं खड़ा रहा। दरअसल ग्रैंड मास्टर के वीर के प्रति इस तरह के लगाव की एक खास वजह थी। देवाश्रम में सभी जानते थे कि ग्रैंड मास्टर अवनी शेरगिल को बहुत पसंद करता है और उसे इंप्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। ऐसे में वीर, या दूसरे शब्दों में कहें तो सनकी का अवनी पर पीछे से वार करना उसकी बर्दाश्त से बाहर था, और यही वजह थी कि बिना कोई खास मेहनत किए वीर अपने आप ही ग्रैंड मास्टर की दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो गया। देवाश्रम में वैसे भी वीर की जिंदगी आसान नहीं थी, और रही सही कसर ग्रैंड मास्टर ने पूरी कर दी थी, जो वीर को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। यहां तक कि जब ग्रैंड मास्टर को पता चला था कि वीर ने अवनी के साथ क्या किया था, तब बिना सोचे समझे न सिर्फ उसने वीर को पीटा था, बल्कि सबको वार्निंग भी दी थी कि देव आश्रम में अगर किसी ने भी उसके साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखा, फिर चाहे वो उसे सामान बेचने का ही क्यों ना हो, तो वीर के साथ साथ वो शख्स भी उसके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के आदमी को यह प्राइमरी एलियन बेचा? ग्रैंड मास्टर वीर को घृणा भरी नजरों से ऊपर से नीचे देखते हुए कहता है, मैंने खुद इसका शिकार किया है। वीर रूखी आवाज में ग्रैंड मास्टर की आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, ऐसा नहीं था कि ग्रैंड मास्टर के इस तरह के बर्ताव से उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, पर वो इन लोगों से किसी भी तरह का पंगा नहीं लेना चाहता था। हाँ, इस समय उसके पास उसका सुनहरा कवच और हथियार दोनों ही हैं, लेकिन इन दोनों चीजों के होते हुए भी वीर का ग्रैंड मास्टर से तो क्या, इस गैंग के किसी भी इंसान से मुकाबला करना नामुमकिन था। इस गैंग के सभी लोगों के पास
अच्छी खासी डेविल सोल्स हैं और ग्रैंड मास्टर तो फिजिकली डेवलप होने की कगार पर है। इन सब के मुकाबले वीर की ताकत इस समय कम है। ये लोग आसानी से वीर का काम तमाम कर सकते थे। वीर को अपनी मौत का डर नहीं था, लेकिन उसे अपनी मां और बहन की चिंता थी। अगर इस अनजाने ग्रह पर उसे कुछ हो गया तो उसकी मां और बहन का क्या होगा? बस इसीलिए वीर इन लोगों से पंगा लेकर हीरो बनने के बजाय इन लोगों से बदला लेने के लिए सही मौके का इंतजार करने का फैसला लेता है। और यही वजह थी कि वीर इस समय बस खून का घूंट पीकर रह गया। तेरे लिए बस यही अच्छा होगा बच्चे, क्योंकि अगर मुझे पता चला कि किसी ने तेरे साथ किसी भी तरह का बिजनेस करने की कोशिश की है ना, तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। इस आखिरी चेतावनी के साथ ग्रैंड मास्टर एक आखिरी बार वीर को देखता है और वहां से चला जाता है। ए सनकी, किसी भी तरह की होशियारी मत करना, समझा? नहीं तो तुझे एक बार फिर से सबक सिखाने के लिए मुझे जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी। ग्रैंड मास्टर के जाते ही उसका दायां हाथ और पुराना दोस्त व्योम बख्शी वीर को बेरहमी से देखते हुए कहता है और वहां से चला जाता है। वीर इस इंसान को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि अवनी शेरगिल के साथ हुए हादसे के बाद ग्रैंड मास्टर ने इसे ही वीर को पीटने के लिए भेजा था। गुस्से में लाल आंखों के साथ वीर उन सबको जाते हुए देखता है और फिर चुपचाप अपने शिकार किए हुए एलियन को जमीन से उठाकर सबकी उपहास भरी नजरों को नजरअंदाज करते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। मुझे और ताकतवर बनना होगा, और वो भी जल्द से जल्द। अपने दिल में बदले की आग जलाए वीर अपने आप से ये वादा करता है। भले ही अभी वो इस पूरे गैंग से अकेले मुकाबला करने के लिए कमजोर हो, पर एक बात तो वो अच्छे से जानता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो इन सभी से अपनी बेइज्जती का बदला लेगा, और ऐसा करने के लिए काला क्रिस्टल उसका सबसे बड़ा हथियार होगा। आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। उसमें हम सारे एपिसोड अपडेट कर देते हैं।